ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत कहानियां और उपन्यास काल्पनिक हैं, जिनका उद्देश्य दर्शकों को रोचक और रचनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इनमें बताए गए पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं और किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय या संस्था का अपमान करने का उद्देश्य नहीं है। कृपया इन कहानियों को काल्पनिक दृष्टिकोण से ही देखें। तो चलिए कहानी की ओर। ठीक है, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया और मन ही मन कहा कि चंद्रयान स्टूडियोज वाकई मेहनती है। सुबह ही गेम की रिपोर्ट भेज दी। उसने रिपोर्ट खोली और ध्यान से देखी। चेहरे पर जल्दी ही फैली मुस्कान अचानक जम गई। नया घाटा करने का रास्ता मिलने की खुशी एक पल में गायब हो गई। कल विश्वकर्मा गेम्स की मुनाफा पूंजी 5 लाख रुपये से ज्यादा थी। यह क्या हो रहा है? एक दिन में पैसा अचानक इतना क्यों बढ़ गया? राज सिंघानिया को अचानक बुरा अंदेशा हुआ और उसने तुरंत फरहान कुरैशी को फ़ोन किया। फरहान, विश्वकर्मा ने एक दिन में 5 लाख रुपये अतिरिक्त कैसे कमा लिए? क्या चल रहा है? राज सर, इस बारे में बताता हूँ। मैंने ब्रिजेश पिल्लई से जांच करवाई और पता चला कि कल रात किसी ने सीधे गेम में 5 लाख रुपये डाले। क्या सारे गेम मुफ्त नहीं हैं? फिर लोग इतना रिचार्ज क्यों कर रहे हैं? रिचार्ज अकाउंट की जांच से पता चला कि उस व्यक्ति ने 5 लाख गेम कॉइन्स का इस्तेमाल 1 लाख की कीमत वाले हथियार को निकालने के लिए किया। फरहान कुरैशी ने राज सिंघानिया का सवाल सुनकर जल्दी जवाब दिया। आज वह विश्वकर्मा की रिपोर्ट देखकर हैरान रह गया था और उसने ब्रिजेश पिल्लई से जांच करवाई और आखिरकार ऐसा नतीजा निकला। उसका इसके बारे में एक अनुमान भी था। शायद कोई ऐसा मालिक था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसे लगा कि उपकरण इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए उसने सीधे पैसे खर्च करके निकाल लिया। इस कारण को सोचकर फरहान कुरैशी राज सिंघानिया की और भी तारीफ करने लगा। पता चला कि राज सिंघानिया ने जो 1 लाख का उपकरण डिज़ाइन किया था, उसका इतना गहरा मतलब था। हाँ, गेम में हमेशा अमीर खिलाड़ियों की कमी नहीं होती, और यह 1 लाख का उपकरण प्रवेश के लिए एक विभाजन रेखा कहा जा सकता है। जिनके पास पैसे की कमी नहीं, वे सीधे उपकरण खरीदकर नौसिखिया गांव को छोड़ सकते हैं और समय बचा सकते हैं। यह उन नवाबों के लिए एक छोटी सी छिपी सुविधा मानी जा सकती है, लेकिन ये गेम के संतुलन को प्रभावित नहीं करेगी। आखिरकार इस 1 लाख के उपकरण के बाद आपको जंगल से गुजरना पड़ता है। इसलिए गरीब खिलाड़ी अगर थोड़ा मेहनत करें तो जल्दी ही पीछे आ सकते हैं। ये बिल्कुल जीवन की तरह है। कुछ लोग जन्म से ही शुरुआती रेखा पर जीत जाते हैं, लेकिन जो शुरुआती रेखा पर हार जाते हैं, अगर मेहनत करने को तैयार हैं तो वे दोनों के बीच की दूरी को लगातार कम कर सकते हैं, और अगर किस्मत अच्छी हो तो उन्हें पीछे छोड़ना भी असंभव नहीं है। पता चला कि राज सिंघानिया ने न सिर्फ एक गेम की व्यवस्था की, बल्कि एक जीवन भी। ठीक है, इसकी एक कॉपी बनानी चाहिए और इस समझ को विश्वकर्मा के परिचय में चिन्हित करना चाहिए। इस तरह ये गेम तुरंत उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। राज सिंघानिया को फरहान कुरैशी की मनोवैज्ञानिक गतिविधियों का पता नहीं था। वह भी बस चिल्लाना चाहता था, माँ कसम, क्या तुम्हारे पास पैसे जलाने को हैं? जबकि आप मेहनत करके इसे हासिल कर सकते हो, फिर भी तुम्हें पैसे खर्च करने हैं, है ना? फ़ोन रख दिया। राज सिंघानिया उदास चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ गया। मूल विधि फंड 2 लाख रुपये का था, जो अचानक 7 लाख रुपये से ज़्यादा हो गया। इस बार तुरुप का इक्का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चांदनी औद्योगिक क्षेत्र कार्यालय भवन, प्रबंधक का दफ्तर। राज सर, बैठिए। आपने पहले से कुछ बताया नहीं, वरना मैं अच्छे से स्वागत करता। महेश अय्यर ने उत्साह से राज सिंघानिया और श्रेया नायर के लिए चाय डाली। राज सर बड़े ग्राहक थे, तो वह स्वाभाविक रूप से लापरवाही नहीं कर सकता था। महेश जी, आप बहुत विनम्र हैं। मैं अचानक आया, उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया। राज सिंघानिया ने चाय ली और विनम्रता से कहा। दफ्तर में वह पहले फ़ोन करके पूछताछ करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा कि उसे बड़ा वर्कशॉप बनाना है, तो वह सीधे मिलने आ गया। वह इस काम को श्रेया नायर, लोकेश राणा और दूसरों को सौंप सकता था, लेकिन ये देखते हुए कि निपटान नज़दीक है, कौन जाने कि ये लोग वर्कशॉप के लिए संपर्क करने पर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दें। पिछली बार जब उसने विक्रम यादव से वर्कशॉप किराए पर लेने को कहा था, उसे अभी भी याद है कि कैसे उसने ऑर्डर वापस ले लिया था। इसलिए इस बार सुरक्षित रहने के लिए उसने खुद ही यह मामला सुलझाने का फैसला किया। महेश अय्यर ने राज सिंघानिया के विनम्र शब्द सुने और जल्दी से हाथ हिलाया। परेशान नहीं, वरना मैं इस दफ्तर में अकेले बैठकर क्या मज़ा लेता। पता नहीं राज सर, इस बार आने का क्या मकसद है? हाँ, एक बात है, क्या आपके औद्योगिक क्षेत्र में कोई खाली वर्कशॉप है? बड़ा होना चाहिए, राज सिंघानिया ने सीधे कहा। महेश अय्यर ने राज सर के शब्द सुनते ही आंखें चमक उठीं। उसके पास एक परित्यक्त वर्कशॉप था। वह इन दिनों इसके लिए नया मालिक ढूंढ रहा था, लेकिन वर्कशॉप बहुत बड़ा था और किराया भी अपेक्षाकृत ज़्यादा था, इसलिए वह कभी किराए पर नहीं गया। इस समय राज सर आए और बड़ा वर्कशॉप किराए पर लेना चाहते थे। क्या यह उसके वर्कशॉप के लिए बिल्कुल सही नहीं है? राज सर, बात मत करिए।
अभी एक वर्कशॉप खाली है जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये वर्कशॉप आपने रोज़ देखा होगा। यह आपके मौजूदा वर्कशॉप से कैंटीन जाने के रास्ते पर है। वर्कशॉप का क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर है, कुल 2 मंजिलें हैं। कुल क्षेत्र 2000 वर्ग मीटर है। चलिए, मैं राज सर को ले जाकर दिखाता हूँ। महेश अय्यर ने सोचा, चाहे वह कितना भी वर्णन करे, ये वास्तविक निरीक्षण जितना वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, राज सिंघानिया ने सिर हिलाया। कई लोग उठे और दफ्तर से निकल गए। थोड़ी देर बाद, राज सर, ये वर्कशॉप है, मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाता हूँ। महेश अय्यर सड़क के किनारे खड़ा हुआ और अपने पास की 2 मंजिला फैक्ट्री की ओर इशारा किया, फिर आगे चलकर अंदर गया। राज सिंघानिया ने भी नज़र डाली और पाया कि यह वाकई वह जगह थी जहां से कंपनी के कर्मचारी रोज कैंटीन जाते थे। अगर इस वर्कशॉप को किराए पर लिया तो दोनों वर्कशॉप के बीच की दूरी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह महेश अय्यर के पीछे वर्कशॉप में गया। राज सिंघानिया ने हल्के से देखा और पाया कि क्षेत्र वाकई उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस मामले में कोई हिचकिचाहट की बात नहीं थी। ठीक है, यही लेते हैं। अरे, महेश अय्यर राज सिंघानिया के शब्द सुनकर हैरान रह गया। उसने दिमाग में ढेर सारे शब्द तैयार किए थे इस वर्कशॉप के फ़ायदों और कीमत पर कुछ छूट की बात करने के लिए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सारे शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुए और राज सर ने सीधे फैसला ले लिया। राज सर, तय हो गया, आपने इस वर्कशॉप को किराए पर लेने का फैसला कर लिया। हाँ, तय हो गया। क्या राज सर, मैं आपको और घुमाऊं? अभी ऊपर की मंजिल देखी नहीं? महेश अय्यर ने बेचैनी से कहा कि सौदा बहुत जल्दी पूरा हो गया। क्या इस वर्कशॉप की दूसरी मंजिल में कोई समस्या है? राज सिंघानिया ने महेश अय्यर को कुछ हैरानी से देखा। क्या इस वर्कशॉप की दूसरी मंजिल में कोई सुरक्षा जोखिम है जिस पर ध्यान देना चाहिए? ये तो ठीक नहीं। अगर वाकई सुरक्षा जोखिम थे तो वह इस वर्कशॉप को किराए पर नहीं ले सकता था। हालांकि वह पैसा खर्च करने को उत्सुक था, लेकिन जीवन की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी चीजें वह नहीं कर सकता था। महेश अय्यर ने राज सिंघानिया के शब्द सुने और जल्दी से हाथ हिलाया। चिंता मत करिए राज सर, हमारे वर्कशॉप में कोई समस्या नहीं है। सभी वर्कशॉप ने संबंधित विभागों की गुणवत्ता जांच पास की है, तो आप इस पर निश्चिंत रह सकते हैं। तो फिर कोई समस्या नहीं। चलिए, कोई जगह ढूंढते हैं, कीमत पर बात करते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। राज सिंघानिया ने यह सुनकर सिर हिलाया और फिर उसे एक और सवाल याद आया। वैसे पहले इस वर्कशॉप में कोई काम नहीं कर रहा था। पहले जो मालिक ने इसे किराए पर लिया था वह। राज सिंघानिया की पूछताछ सुनकर महेश अय्यर ने लापरवाही से कहा, खराब प्रबंधन की वजह से पिछला कारखाना बहुत घाटे में गया और अब किराए पर नहीं ले सकता था। खराब प्रबंधन, बहुत घाटा। राज सिंघानिया ने महेश अय्यर के शब्द सुनकर चेहरा ईर्ष्या से भर गया। वह कितना चाहता था कि उसका कपड़ा कारखाना खराब प्रबंधन में हो। दुर्भाग्य से चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं हुई और कंपनी के कर्मचारियों ने उसे बिल्कुल मौका नहीं दिया। हाय, राज सिंघानिया ने मन ही मन आह भरी। उसे कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। उसने महेश अय्यर की ओर देखा। वर्कशॉप की कीमत पर बात करते हैं, लेकिन इस बार मैं शायद आपको कुछ अग्रिम भुगतान ही दूंगा, बाकी बाद में दे दूंगा। राज सर, यह आसान है। अगर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे मालिकों की बात करें तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप पर भरोसा है। महेश अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र में राज सर की कर्मचारी कैंटीन की ख्याति पहले से ही पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है और वहां का खाना बाहर के छोटे रेस्तरां से तुलना करने लायक नहीं है। वह 2 बार खा चुका है और स्वाद वाकई शानदार है। हालांकि हर दिन सिर्फ 20 या 30 बॉक्स की सीमित संख्या होती है और वह एक पाक प्रबंधक होने के नाते हर दिन उन वर्कशॉप कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। इसलिए वह 2 बार खाने के बाद फिर नहीं गया। इसके अलावा उसे पता था कि राज सर ने कर्मचारी छात्रावास भी बनवाया है। इतना निवेश करने के बाद उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी कि राज सिंघानिया बीच में भाग जाएंगे। तो जब राज सिंघानिया ने कहा कि इस बार वह कुछ अग्रिम भुगतान करेंगे तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। राज सर, इस कारखाने को मैंने पिछले मालिक को 5 लाख रुपये सालाना किराए पर दिया था, लेकिन अगर आप 5 साल का अनुबंध करते हैं तो छूट की कीमत मिलेगी। लेकिन राज सर, चूंकि आप किराए पर लेना चाहते हैं, अगर आप 3 साल का अनुबंध करते हैं तो छूट की कीमत मिलेगी 3 साल के लिए कुल 14 लाख रुपये। ये सुनकर राज सिंघानिया निरुत्तर हो गया। महेश अय्यर के शब्दों ने उसे सीधे 1 लाख रुपये बचा दिए, लेकिन 14 लाख रुपये निपटान के लिए लगभग काफ़ी थे। उसने पहले ही मन बना लिया था कि महेश अय्यर को भुगतान करने का समय टाला जा सकता है और कंपनी के निपटान से 1 दिन पहले सारा विधि फंड सीधे महेश अय्यर को दे दिया जाएगा। वह अतिरिक्त विधि फंड को एक झटके में खर्च कर सकता था और उसे अचानक मुनाफे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा कि इस तरह उसके पास हमेशा पैसे खर्च करने की जगह होगी और जब तक विधि फंड का अचानक मुनाफा 10 लाख से ज़्यादा नहीं होता, वह पूरी तरह से इसका सामना कर सकता था।
और निपटान में अब सिर्फ कुछ दिन बाकी थे। वह नहीं मानता कि इन कुछ दिनों में 10 लाख से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। वैसे राज सर, मेरे पास एक और अच्छी खबर है, महेश अय्यर ने अचानक कहा। अच्छी खबर? ये सुनकर राज सिंघानिया थोड़ा हैरान हुआ। अगर लोकेश राणा और उसके दोस्तों ने ऐसा कहा होता तो वह पहले ही सतर्क हो जाता, लेकिन वह महेश अय्यर से ज़्यादा परिचित नहीं था और नहीं जानता था कि यह अच्छी खबर। क्या ये वाकई अच्छी खबर है? महेश जी, क्या अच्छी खबर है? अरे ऐसा है, क्या आपके कपड़ा कारखाने ने पिछले बार हमारे लिए वर्क यूनिफॉर्म का एक बैच नहीं बनाया था? मालिक बहुत संतुष्ट था। अब अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है और मौसम ठंडा होने लगा है। मालिक आपसे शरद ऋतु के वर्क यूनिफॉर्म का एक सेट बनाने की योजना बना रहा है। इस बार वह 2000 पीस ऑर्डर करना चाहता है। कैसा है? हैरानी हुई। महेश अय्यर ने मुस्कुराते हुए राज सिंघानिया को देखा। महेश अय्यर के शब्द सुनकर राज सिंघानिया के मुंह के कोने 2 बार फड़के। हैरानी तो छोड़ो, ये तो झटका था। साथ ही वह बहुत खुश था कि उसने लोकेश राणा को यहाँ नहीं आने दिया। लोकेश राणा की पुरानी आदत के साथ वह निश्चित रूप से महेश अय्यर के प्रलोभन को सहन नहीं कर पाता और निश्चित रूप से यह ऑर्डर ले लेता और फिर खुशी खुशी उसके दफ्तर में यह अच्छी खबर बताने जाता। लेकिन इस बार वह खुद आया। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा होने नहीं देगा। वो महेश जी, इस शरद ऋतु के वर्क यूनिफॉर्म के लिए शायद माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारा वर्कशॉप बदलाव की तैयारी में है। अब क्राउडसोर्सिंग की राह नहीं अपनाएंगे और स्वोत्पादन और स्वबिक्री मॉडल शुरू करके अपना कपड़ा ब्रांड बनाएंगे। ऐसा है? ये तो अफसोस की बात है। मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर लाना चाहता था। महेश अय्यर ने आह भरी। वह इस मामले का इस्तेमाल राज सिंघानिया के करीब आने के लिए करना चाहता था, लेकिन चूंकि राज सर ब्रांड की राह पर जा रहे हैं तो मैं यहाँ राज सर को बधाई देता हूँ। बड़ा और मजबूत बने और गौरव हासिल करें। बोलते हुए उसने औपचारिक रूप से मुट्ठी बांधकर अभिवादन भी किया। राज सिंघानिया ने महेश अय्यर की बधाई देखी और उसके दिल में अब शिकायत करने की ताकत भी नहीं थी। फिर दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर की बातचीत की और अलग अलग चले गए। 3 दिन बाद रात में विश्वकर्मा गेम के अंदर जंगल में 2 समूह आमने सामने थे। दोनों पक्षों के सिर के ऊपर गिल्ड के नाम देखने पर वे थे इंद्रमंडल और सूर्य संघ। देवांश, इतने समय बाद भी तुम वैसे ही हो। तुम भी तो वही हो। टीम के सामने चेतन जैन और देवांश राजपूत आमने सामने थे। दोनों गिल्डों के बीच पुरानी रंजिश थी और हाल ही में जंगली राक्षसों को छीनने को लेकर अक्सर झड़पें होती थीं। दोनों पक्षों का गुस्सा बढ़ता गया और आखिरकार यह मौजूदा टीम युद्ध तक पहुंच गया। हर्ष भाई, यह मत सोचो कि तुम्हारे पास ड्रैगन स्लेयर सूट के 8 सेट हैं तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। 8 ड्रैगन स्लेयर उपकरण ड्रैगन स्लेयर सूट की ताकत को बिल्कुल नहीं निकाल सकते, तो तुम अकेले हालात को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह अभी भी भाइयों की ताकत पर निर्भर करता है। मैंने अभी लगातार 5 सेट 1 लाख के उपकरण निकाले हैं। पहले के 5 सेट मिलाकर मेरे पास 10 सेट 1 लाख के उपकरण हैं। क्या तुम मुकाबला कर सकते हो? चेतन जैन ने देवांश राजपूत के टाइप किए सबटाइटल देखे, तिरस्कार से मुस्कुराया और उसने भी एक पैराग्राफ टाइप करके भेजा। तुम्हें पैसे रिचार्ज करना आता है तो मुझे नहीं आता। मैंने भी आज 1 लाख रुपये के 5 सेट उपकरण खरीदे। पहले के मिलाकर कुल 8 सेट हैं, लेकिन मेरे पास ड्रैगन स्लेयर 5 सेट के कुछ अतिरिक्त हिस्से भी हैं तो मैं तुम्हें बांट देता हूँ। इस टीम युद्ध में तुम सबको जरूर हराएंगे। टीम युद्ध शुरू होने वाला था और दोनों संघों के सदस्य तुरंत एक साथ लड़ने लगे। इस बार संघ का टीम युद्ध उन खिलाड़ियों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा था जो पास से गुजर रहे थे और युद्ध देख रहे थे। ये टीम युद्ध का दृश्य वाकई शानदार है। मैं वाकई इसमें शामिल होना चाहता हूँ। सुबह जल्दी। फरहान भाई, अच्छी खबर। चंद्रयान स्टूडियोज। ब्रिजेश पिल्लई उत्साह से फरहान कुरैशी के दफ्तर में घुसा। क्या अच्छी बात, इतना खुश? फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई के उत्साहित चेहरा देखा और हैरानी से पूछा। फरहान भाई, ये विश्वकर्मा की बात है। कल रात विश्वकर्मा में 2 संघों के बीच टीम युद्ध हुआ। दोनों संघों के अध्यक्षों ने गेम में 55 लाख रुपये डाले। आज विश्वकर्मा की आय ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई। ये सुनकर फरहान कुरैशी थोड़ा हैरान रह गया। इस गेम की एक दिन की बिक्री, यहाँ तक कि विश्वकर्मा के चरम समय में भी इतनी डरावनी नहीं थी। उस समय विश्वकर्मा में भी संघों के बीच टीम युद्ध होते थे, लेकिन उस समय उपकरण 2000 रुपये की गारंटी कीमत पर खरीदे जा सकते थे। वे नवाब जिनके पास 1 लाख या 80,000 रुपये थे, अपने संघ के सदस्यों को वुजुआन करने के लिए ढेर सारे उपकरण निकाल सकते थे। लेकिन अब अलग है। सबसे महंगा उपकरण 1 लाख रुपये प्रति सेट है और कुछ सेट बेचने पर लाखों रुपये कमा सकते हैं। फरहान कुरैशी को थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। उस समय राज सर ने इस 1 लाख के उपकरण को डिज़ाइन किया था और उसे लगा था कि कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अब लगता है कि उस समय उसका सोचना वाकई गलत था। राज सर ने शायद इस 1 लाख के उपकरण को उन अमीर लोगों के लिए डिज़ाइन किया था जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये सोचकर फरहान कुरैशी ने एक
बार फिर प्रशंसा का भाव दिखाया। उसने ब्रिजेश पिल्लई को देखा और कहा, इस मामले पर एक रिपोर्ट लिखो और इसे राज सर को दूसरी रिपोर्ट के साथ भेज दो। 10 लाख, इसे एक हैरानी माना जा सकता है। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स दफ्तर। राज सिंघानिया कुर्सी पर पीछे झुका कल्पना कर रहा था कि निपटान के बाद अपने 80 लाख रुपए को कैसे बांटेगा। पहले घर खरीदूं या पहले गाड़ी? लगता है मैं दोनों एक साथ खरीद सकता हूं। राज सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया। रिंग रिंग रिंग। फोन बजा। राज सिंघानिया ने कॉलर आईडी देखी, एक पल के लिए रुका और जल्दी से फोन उठाया। माँ, राज, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? 1 अक्टूबर नज़दीक है, क्या तुम छुट्टी में घर आ रहे हो? फोन से माँ की आवाज़ आई। राज सिंघानिया ने माँ के शब्द सुने और जल्दी से कैलेंडर खोलकर देखा। तब उसे एहसास हुआ कि 1 अक्टूबर 5 दिन बाद है। विधि का निपटान दिन शुक्रवार को था, यानी 3 दिन बाद। ये सोचकर कि वह लंबे समय से घर नहीं गया था, वह 3 दिन बाद विधि के निपटान का इंतजार कर सकता था और 80 लाख व्यक्तिगत फंड के साथ वापस जा सकता था और अपने माता पिता की मौजूदा जिंदगी को भी बेहतर कर सकता था। ये सोचकर राज सिंघानिया ने जवाब दिया, माँ, मैं 11 तारीख को वापस आऊँगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मन का खाना बनाऊंगी। फोन पर माँ की आवाज़ जैसे खुश हो गई। माँ की हल्की उत्साहित आवाज़ सुनकर राज सिंघानिया चुप हो गया। बड़ा होने के बाद उसने शायद अपने माता पिता की उपेक्षा की थी। पहले वे हफ्ते में एक बार संपर्क करते थे, लेकिन अब शायद 1-2 महीने में एक बार भी संपर्क नहीं होता। लेकिन इस बार मैं वापस जाकर कुछ दिन और रुकूंगा, उनके साथ समय बिताऊंगा। माँ, बस कुछ साधारण बनाना, मुझे सब कुछ खाना पसंद है। ठीक है, फिर मैं देखकर बनाऊंगी और तुम्हें काम से नहीं रोकती। माँ ने बोलने के बाद सीधे फ़ोन रख दिया। राज सिंघानिया ने फ़ोन पर व्यस्त स्वर सुना और थोड़ी देर बाद होश में आया। श्रेया नायर की ओर मुड़ा। श्रेया, कंपनी की 11 तारीख की छुट्टी तय हुई। राज सर, मैं इस बारे में आपसे बात करने वाली थी। अगर वैधानिक छुट्टी के हिसाब से देखें तो ये शनिवार से अगले शुक्रवार तक होगी, लेकिन छुट्टी का खास समय आपको तय करना है। श्रेया नायर ने राज सिंघानिया का सवाल सुनकर जल्दी से कहा। ये सुनकर राज सिंघानिया ने कैलेंडर पर नज़र डाली। इस बार राष्ट्रीय दिवस सोमवार को है और राष्ट्रीय दिवस की वैधानिक छुट्टी 3 दिन की है, यानी सोमवार से बुधवार तक। इसमें 2 शनिवार और रविवार जोड़ दें तो ये ठीक शनिवार से अगले शुक्रवार तक है। कुल 7 दिन की छोटी छुट्टियां। अगर ऐसा है तो कर्मचारी अगले शनिवार को काम पर आएंगे। लेकिन शनिवार को काम कैसे कर सकते हैं? राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा और सीधे पेन उठाकर कैलेंडर पर गोला बनाया। इस शनिवार से अगले रविवार तक कुल 9 गोले। ये ठीक है ना? इसी हिसाब से छुट्टी करेंगे। तुम वर्कशॉप और चंद्रयान स्टूडियोज के कर्मचारियों को सूचित कर दो। बोलते हुए उसने गोला किए हुए कैलेंडर को सीधे श्रेया नायर की ओर बढ़ा दिया। श्रेया नायर ने उत्सुकता से कैलेंडर उठाकर देखा और फिर पूरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर बाद उसने राज सिंघानिया की ओर देखा। राज सर, राष्ट्रीय दिवस के 7 दिन और समायोजन काफ़ी हैं। मुझे पता है, लेकिन ये दूसरी कंपनियों की बात है। मेरी कंपनी में शनिवार और रविवार को काम करने की इजाज़त नहीं है, समायोजन के बाद भी। राज सिंघानिया ने सिर उठाए बिना कहा, किसी भी तरह अगर कर्मचारी 2 दिन कम काम करें तो वे 2 दिन कम काम करेंगे, और अगर 2 दिन कम काम करेंगे तो शायद कम मुनाफा होगा। तो ये छुट्टी जरूर लेनी है। श्रेया नायर ने राज सिंघानिया के शब्द सुनकर भावुकता महसूस की। दूसरी कंपनियों के मालिक सोचते हैं कि कर्मचारियों को 2 दिन कम छुट्टी कैसे दी जाए, लेकिन राज सर अच्छे हैं, उन्होंने सीधे कर्मचारियों को 2 दिन अतिरिक्त छुट्टी दे दी। लगता है कर्मचारी इस खबर को जानकर बहुत खुश होंगे। श्रेया नायर ने मन में सोचा और अचानक उसे याद आया कि चंद्रयान स्टूडियोज की ताज़ा रिपोर्ट अभी राज सर को नहीं दी गई है। उसने जल्दी से एक कॉपी प्रिंट की और राज सर को सौंपी। राज सर, ये चंद्रयान स्टूडियोज की ताज़ा रिपोर्ट है, देख लीजिए। ओह, राज सिंघानिया ने हाथ बढ़ाकर रिपोर्ट ली और देखी। वह जल्द ही स्तब्ध रह गया। 10 लाख, यह क्या स्थिति है? फिर से 10 लाख की बिक्री कैसे? ये सोचकर उसने जल्दी से फरहान कुरैशी को फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद राज सिंघानिया ने धीरे से फ़ोन रखा और पूरा व्यक्ति ठीक नहीं था। फिर वही 1 लाख रुपये का उपकरण और फिर वही नवाब। तुम लोग बस टीम युद्ध लड़ लो, 1 लाख के उपकरण पर क्यों टिके रहते हो? राज सिंघानिया शिकायत करने से इतना थक गया था, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि ऐसा नहीं चल सकता। इन उपकरणों को जो पैसे से खरीदे गए हैं उन्हें हटाना होगा, वरना निपटान के दिन अगर कोई नवाब अचानक 2 उपकरण खरीद ले तो क्या निपटान सीधे असफल नहीं हो जाएगा? सबसे अच्छा है कि गेम में पैसे डालने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, ताकि गेम के कमाई की चिंता न करनी पड़े। होस्ट को याद दिलाया जाता है कि गेम में कोई भी खपत आइटम नहीं हो सकता। विधि का संकेत अचानक बजा। कोई खपत आइटम नहीं हो सकता, तो मैं कुछ कम मुनाफे वाले खपत बिंदु बनाऊं, है ना?
वैसे भी उपकरण खरीदने का ये खपत चैनल जरूर काटना होगा, वरना तुम लोग हर 3 दिन में छोटा युद्ध और 5 दिन में बड़ा युद्ध लड़ते रहोगे। तुम्हें लड़ने में मजा आता है, लेकिन मैं मुसीबत में पड़ जाता हूँ, खास तौर पर इस नाजुक समय में जब निपटान होने वाला है। श्रेया, साथ ही ध्रुव भाई, गाड़ी तैयार करो, मुझे चंद्रयान स्टूडियोज जाना है। चंद्रयान स्टूडियोज दफ्तर। राज सर, कोई निर्देश? फरहान कुरैशी ने अचानक आए राज सर को देखा और सावधानी से पूछा। राज सिंघानिया ने फरहान कुरैशी की ओर देखा और हल्के से बोला, मैं आज यहाँ मुख्य रूप से विश्वकर्मा के सुधार की बात करने आया हूँ। राज सर, विश्वकर्मा का सुधार तो चल रहा है, आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत? अब विश्वकर्मा की ऐसी हालत है, मैं निश्चिंत कैसे रहूं? राज सिंघानिया ने अभी उठाया हुआ पानी का गिलास वापस मेज पर रख दिया। मैं दूसरे सुधारों की बात कर रहा हूं। अब जब विश्वकर्मा मुफ्त रास्ते पर ध्यान दे रहा है तो हमें पूरी तरह से सुधार करना होगा और उन रिचार्ज चैनलों को पूरी तरह से बंद करना होगा जो गेम की शांति को प्रभावित करते हैं। राज सर का मतलब क्या है? फरहान कुरैशी ने राज सिंघानिया को हिचकिचाते हुए देखा। उसे यकीन नहीं था कि उसका अनुमान सही है। राज सिंघानिया ने फरहान कुरैशी का सवाल सुना और सीधे उस योजना को बताया जो उसने गाड़ी में सोची थी। ऐसा है, मैंने पाया कि अगर गेम में अभी भी वे उपकरण हैं जिन्हें पैसे से खरीदना पड़ता है तो यह उन गरीब खिलाड़ियों के लिए थोड़ा अनुचित है, इसलिए मैंने सभी उपकरण जो पैसे से खरीदे जाते हैं उन्हें हटाने का फैसला किया है। बेशक कुछ और बेकार जगहें जहां पैसे रिचार्ज करने पड़ते हैं उन्हें भी हटा दिया जाए, लेकिन राज सर, अगर ऐसा हुआ तो गेम में कुछ भी लाभकारी नहीं रहेगा। फरहान कुरैशी ने यह सुनकर जल्दी से कहा। मैंने अभी बात पूरी नहीं की। राज सिंघानिया ने थोड़ा बेचैन फरहान कुरैशी को देखा और बोलना जारी रखा। एक गेम के रूप में खपत चैनल तो होने चाहिए, तो तुम मासिक कार्ड, साप्ताहिक कार्ड और दैनिक कार्ड जैसे खपत चैनल बना सकते हो। इन कार्डों के लिए आवेदन करने पर कुछ सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ये गेम के संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा। मासिक कार्ड की कीमत 10 रुपये प्रति माह, साप्ताहिक कार्ड 2 रुपये प्रति सप्ताह और दैनिक कार्ड 10 पैसे प्रति दिन रखो। इन कार्डों की सुविधाओं के बारे में तुम खुद फैसला करो। सिर्फ इस खपत चैनल के साथ अचानक 10 लाख का मुनाफा होना असंभव है। राज सिंघानिया ने मन ही मन सोचा। राज सिंघानिया, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? फरहान कुरैशी ने राज सिंघानिया के शब्दों को सुना और थोड़ा चिंतित हो उठा। मासिक कार्ड की कीमत सिर्फ 10 रुपये है, जो बहुत सस्ता है। अन्य खेलों का मासिक पास करीब 30 रुपये का होता है। इसके अलावा 2 रुपये का साप्ताहिक पास और 10 पैसे का दैनिक पास भी है। जुबिन चावला की बात तो छोड़ो, ये तो बस दैनिक कार्ड है, एक दिन का सिर्फ 10 पैसा, इससे और मुफ्त में देने में क्या फ़र्क है? क्या इससे सचमुच कमाई हो सकती है? बस करो और जल्दी करो, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। सबसे अच्छा तो ये होगा कि कल ही अपडेट कर दो। राज सिंघानिया ने फरहान कुरैशी की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा। इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए। कौन जानता है कि कब कोई नवाब अचानक लाखों रुपये रिचार्ज कर दे। फरहान कुरैशी ने राज सिंघानिया का गंभीर चेहरा देखा और समझ गया कि इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। राज जी, ये काम काफ़ी आसान है। बस उपकरण हटाकर मासिक कार्ड सिस्टम को ऑनलाइन करना है। कल तक अपडेट हो जाएगा। इस बार का सुधार पहले जैसे उपकरण अपडेट जैसा नहीं है, जिसमें मॉडलिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। उन्हें सिर्फ प्रोग्राम में बदलाव करना है, जो काफ़ी आसान है। ये अच्छा है। राज सिंघानिया ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। इस तरह कल से कोई भी नवाब अचानक लाखों रुपए खर्च करके उपकरण नहीं खरीद सकेगा और वह आखिरकार निश्चिंत हो सकेगा। फिर वह चंद्रयान स्टूडियोज में 2 चक्कर और लगाकर राष्ट्रीय अवकाश की सूचना दी और वहां से निकल गया। राज सिंघानिया को कंपनी के बाहर तक छोड़ने के बाद फरहान कुरैशी ऑफिस लौटा और विक्रम यादव और ब्रिजेश पिल्लई को बुलाया। तियानलोंग, फिलहाल ये दोनों ही जिम्मेदार हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस बार का सुधार भी इन्हीं को पूरा करना होगा। फरहान कुरैशी ने तियानलोंग के सुधार के बारे में बताने के बाद ब्रिजेश पिल्लई ने हैरानी भरा चेहरा बनाया। क्या तियानलोंग अभी ठीक नहीं चल रहा? 1 लाख रुपये के उपकरण को समकक्ष उपकरण से बदला जा सकता है। हमें इस बात की चिंता नहीं कि गरीब खिलाड़ी अच्छा अनुभव नहीं ले पाएंगे। इसे हटा देना तो अफसोसजनक होगा। पिछले कुछ दिनों में सिर्फ 1 लाख रुपये के सेट ने कंपनी के लिए 15 लाख रुपये की कमाई की है। वह समझ नहीं पा रहा था कि राज सिंघानिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज जी का तरीका कुछ हद तक सार्थक है। विक्रम यादव ने सही समय पर बोलना शुरू किया। फरहान कुरैशी और ब्रिजेश पिल्लई ने विक्रम यादव की ओर देखा, उनकी आंखों में सवाल था। विक्रम यादव ने उनकी नज़रें देखीं और आगे बोला, पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ। तियानलोंग में रोजाना कितने लोग आते हैं? 2 लाख से ज़्यादा, लेकिन हर दिन लोग बढ़ रहे हैं। शायद 2 दिन बाद ये 3 लाख तक पहुँच जाए। ब्रिजेश पिल्लई ने बिना हिचक जवाब दिया, क्योंकि तियानलोंग फिर से जिंदा हो उठा है। इस दौरान वह तियानलोंग के डेटा पर खास ध्यान दे रहा था।
उसने अपनी आंखों से देखा था कि तियानलोन का ट्रैफिक कुछ हजार से बढ़कर 2 लाख तक पहुंच गया। बिल्कुल, देखो, अगर ये सारे लोग 10 पैसे का दैनिक पास खरीद लें तो 20,000 रुपये हो गए। अगर इसमें साप्ताहिक और मासिक पास जोड़ लें तो और भी ज़्यादा होगा। हमारी सेल्स की भाषा में इसे छोटा मुनाफा और तेजी से बिक्री कहते हैं। मुझे बस ये सोचना है कि मासिक कार्ड के विशेषाधिकार कैसे डिज़ाइन किए जाएं ताकि लोग महसूस करें कि इसे खरीदना घाटे का सौदा नहीं है और वे इसे खरीदने को तैयार हों। विक्रम यादव ने तर्कसंगत ढंग से बात की। फरहान कुरैशी ने ये सुनकर चुपके से सिर हिलाया। उन्हें विक्रम यादव की बात सही लगी। आज खेल में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर भविष्य में ये संख्या लाखों तक पहुंच जाए तो अगर हर व्यक्ति 10 पैसे का दैनिक पास खरीदे तो रोजाना लाखों रुपये की कमाई होगी। और ये कमाई बहुत स्थिर होगी। आखिर दैनिक कार्ड हर दिन खरीदना पड़ता है। इस तरह खेल से हर दिन एक स्थिर आय होगी जो किसी नवाब के 1 लाख रुपये के उपकरण खरीदने से कहीं ज़्यादा स्थिर है। तो राज जी इतना दूर की सोचते हैं। अच्छा हुआ कि विक्रम यादव था, वरना वह राज जी का इरादा नहीं समझ पाता। मेरे पास एक सुझाव है कि खिलाड़ियों को मासिक पास खरीदने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। इन दिनों मैं अक्सर खेल में जाता हूं ताकि खिलाड़ियों की राय समझ सकूं। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उपकरणों की प्राप्ति दर बहुत कम है और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। मैं मासिक कार्ड में थोड़ा भाग्य जोड़ सकता हूं। ये भाग्य उपकरणों की प्राप्ति दर को थोड़ा बढ़ा सकता है। ब्रिजेश पिल्लई ने बोलते हुए हवा में अपनी उंगलियां चलाईं। उदाहरण के लिए, दैनिक कार्ड से 1 अंक भाग्य बढ़ सकता है, साप्ताहिक कार्ड से 3 अंक और मासिक कार्ड से 6 अंक। प्रत्येक भाग्य अंक से उपकरणों की प्राप्ति दर 0.1% बढ़ सकती है। तीनों कार्डों के भाग्य अंक जोड़े जा सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर 1% उपकरण प्राप्ति दर बढ़ सकती है। ये 1% उपकरण प्राप्ति दर खेल के संतुलन पर ज़्यादा असर नहीं डालेगी। इसके अलावा राज जी ने सभी अन्य खर्चे के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो डायमंड खर्च करके उसी जगह पुनर्जनन का विकल्प नहीं है। हम इसे मासिक कार्ड में जोड़ सकते हैं। दैनिक कार्ड में 2 बार पुनर्जनन का मौका, साप्ताहिक कार्ड में 7 बार और मासिक कार्ड में कोई सीमा नहीं। इस तरह मुझे यकीन है कि ज़्यादातर खिलाड़ी ये तीनों कार्ड खरीदने को तैयार होंगे। ब्रिजेश पिल्लई का सुझाव सुनकर फरहान कुरैशी और विक्रम यादव ने सिर हिलाया। ये अच्छा सुझाव है, हम इसे ऐसे ही बदल देंगे। राज जी ने आदेश दिया है कि कल तक संशोधित संस्करण ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, ये सुधार मुश्किल नहीं है। मैं 2 टीमों का नेतृत्व करूंगा और काम खत्म होने तक ये ऑनलाइन हो जाएगा। ब्रिजेश पिल्लई ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, अगर काम खत्म होने तक ऑनलाइन हो जाए तो और बेहतर। मुझे लगता है कि राज जी इस मामले में थोड़ा जल्दी में हैं। फरहान कुरैशी ने निर्देश दिया। रात को देवांश राजपूत अपने घर लौटा और सीधे कंप्यूटर खोलकर तियानलोन गेम में लॉगिन किया। कल की टीम लड़ाई में उनका सूर्य संघ हार गया था। दरअसल कल वह कुछ और 1 लाख रुपये के उपकरण खरीदकर यूनियन के भाइयों को देना चाहता था, जिससे जीत पक्की हो जाती। इसलिए वह थोड़ा असंतुष्ट था और आज बदला लेने की तैयारी में था। अरे, अपडेट हुआ। देवांश राजपूत ने देखा कि गेम को अपडेट करना है, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा और अपडेट बटन दबा दिया। लेकिन गेम में घुसने के बाद उसे अचानक एक समस्या दिखी। उसे 1 लाख रुपये का उपकरण लॉटरी इंटरफेस ही नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है? देवांश राजपूत हैरान था। फिर उसे याद आया कि उसने अभी अपडेट का विवरण नहीं पढ़ा था, तो उसने अपडेट घोषणा ढूंढ कर पढ़ी। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसे वजह समझ आई। पता चला कि इस गेम ने सारे पैसे से खरीदे जाने वाले उपकरण हटा दिए हैं और अब खर्च करने की जगह सिर्फ नए जोड़े गए मासिक कार्ड, साप्ताहिक कार्ड और दैनिक कार्ड हैं। ये तीनों कार्ड मिलाकर 20 रुपये से भी कम के हैं। अब वह बदला कैसे लेगा? देवांश राजपूत मासिक कार्ड वाले रिचार्ज इंटरफेस को खाली नज़रों से देख रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे ख्याल आया कि अगर वह 1 लाख रुपये के उपकरण नहीं खरीद सकता तो वह 1 लाख रुपये के उपकरण के समकक्ष उपकरण तो ले सकता है। हालांकि वो उपकरण भी इकट्ठा करना मुश्किल है, लेकिन ड्रैगन स्लेयर सेट की तुलना में उसकी प्राप्ति दर काफ़ी ज़्यादा है। अगर वह पैसे खर्च करके इन्हें खरीद ले तो कुछ सेट इकट्ठा कर सकता है। बदला लेने के लिए इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। देवांश राजपूत ने यह सोचकर अपना फ़ोन निकाला और गेम स्टूडियो को फ़ोन किया। उसने पहले ड्रैगन स्लेयर सेट खरीदने के लिए उनसे संपर्क किया था और अब वह दूसरा उपकरण खरीदना चाहता था। कुछ चर्चा के बाद अंतिम कीमत तय हुई। 10 टुकड़ों का एक सेट 5,000 रुपये में कुल 50,000 रुपये। इस तरह हिसाब लगाएं तो ये 1 लाख रुपये के उपकरण खरीदने से आधा सस्ता है। बस थोड़ा समय लगेगा। जेंटलमैन का बदला देर से नहीं लिया जाता। 10 साल इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन कुछ दिन तो इंतजार कर ही सकता है। एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक रूममेट ने कुणाल ठाकुर की ओर देखकर पूछा, यार कुणाल, 2 दिन बाद राष्ट्रीय अवकाश है, तेरा क्या प्लान है? घर जा रहा है? घर नहीं जा रहा, लेकिन अभी तय नहीं किया कि क्या करना है। कुणाल ठाकुर ने जवाब दिया, क्यों न हम साथ में पैसे कमाएं? पैसे कमाएं?
पार्ट टाइम जॉब करने का इरादा है। पार्ट टाइम से कितना कमा लोगे? मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर किस्मत अच्छी रही तो हम भाई लोग निश्चित रूप से 18,000 रुपये कमा लेंगे। रूममेट ने सीना ठोक कर कहा। क्या करने का इरादा है? कुणाल ठाकुर ने अपने रूममेट को उत्सुकता से देखा। वह सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है जो इतना फायदेमंद हो। तियानलोंग में उपकरण इकट्ठा करना? छोड़ यार, तू नहीं जानता ड्रैगन स्लेयर सेट को पाना कितना मुश्किल है। शायद पूरे अवकाश में एक भी न मिले। कुणाल ठाकुर ने रूममेट की बात सुनी और तुरंत उसकी रुचि खत्म हो गई। इस दौरान उन्होंने खाली समय में उपकरण इकट्ठा किए, लेकिन अब तक एक भी ड्रैगन स्लेयर सेट नहीं मिला। रूममेट ने कुणाल ठाकुर की बात सुनी और जल्दी से समझाया, ड्रैगन स्लेयर सेट नहीं, गुयुए सेट, जो 1,00,000 रुपये के नवाब उपकरण का विकल्प है। आज रात से ही कोई इसे खरीद रहा है। एक टुकड़ा 3,000 रुपये का। परसों मुझे एक मिला था और विक्रांत नेगी को भी एक मिला। दोनों बिक गए। 3,000 रुपये तुरंत मिल गए। बोलते हुए उसने कुणाल ठाकुर को अपने फ़ोन पर ट्रांसफ़र रिकॉर्ड दिखाया। कोई इस उपकरण को क्यों खरीद रहा है? कुणाल ठाकुर ने ट्रांसफ़र रिकॉर्ड देखा और थोड़ा हैरान हुआ। यार कुणाल, तू आज गेम में लॉग इन नहीं हुआ ना? बस लॉग इन करके देख ले, सब समझ आ जाएगा। बगल में बैठे विक्रांत नेगी ने अचानक बोला। कुणाल ठाकुर ने यह सुनकर अपना कंप्यूटर चालू किया और गेम में घुसा। अपडेट घोषणा पढ़ने के बाद उसे थोड़ा समझ आया। पता चला कि गेम कंपनी ने सारे पैसे से खरीदे जाने वाले उपकरण हटा दिए हैं। ड्रैगन स्लेयर सेट पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए कुछ लोग अस्थायी रूप से थोड़े कमज़ोर गुयुए सेट पर नज़र रख रहे थे। हालांकि गुयुए सेट भी पाना मुश्किल है, लेकिन अगर मेहनत करें तो इसके मिलने की संभावना है। उनके छात्रावास के 4 लोगों ने खाली समय में ये गेम खेला। इतने लंबे समय में उन्हें गुयुए सेट के 2 टुकड़े मिले। अगर राष्ट्रीय अवकाश के 7 दिनों में वे और मेहनत करें तो 4-5 टुकड़े पाने का मौका है। ये 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गया। कैसा रहा? करना है। हम चारों छात्रावास वाले मिलकर करेंगे और बिकने वाले उपकरणों का पैसा बराबर बांट लेंगे। रूममेट ने देखा कि कुणाल ठाकुर ने अपडेट घोषणा पढ़ ली और धीरे से पूछा, विक्रांत, तू अपनी पार्टनर के साथ नहीं जाएगा? कुणाल ठाकुर ने यह सुनकर विक्रांत नेगी की ओर देखकर पूछा। छुट्टियों में ये लड़का आमतौर पर अपनी पार्टनर के साथ घूमता है। ये सुनकर विक्रांत नेगी ने हाथ हिलाया। वो इस बार बाहर नहीं जाएगी। वो छुट्टियों में एक नया कपड़ा डिज़ाइन प्लान बना रही है और एक नई कपड़ा कंपनी में निवेश करने की योजना बना रही है। ठीक है, इस बार हम चारों मिलकर ये काम करेंगे। कुणाल ठाकुर ने और हिचकिचाहट नहीं की और सीधे सिर हिलाकर जवाब दिया। वैसे इस गेम के अपडेट के बाद खर्च करने की जगह सिर्फ मासिक कार्ड, साप्ताहिक कार्ड और दैनिक कार्ड हैं। ये तीनों कार्ड जरूर खरीद लेना, ये उपकरण पाने की संभावना बढ़ाते हैं। और ये महंगे भी नहीं हैं। तीनों कार्ड मिलाकर सिर्फ 12.1 रुपये हैं। अगर एक भी अतिरिक्त उपकरण मिल जाए तो पैसा वसूल हो जाएगा। सुबह चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के ऑफिस में राज सिंघानिया ने विधि पैनल पर 3,00,000 रुपये के सिस्टम फंड्स देखे और गहरी सोच में डूब गए। कल उसने वित्त विभाग को निर्देश दिया था कि 14,00,000 रुपये के सिस्टम फंड्स को सीधे महेश अय्यर के निर्दिष्ट खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब 3,00,000 रुपये के सिस्टम फंड्स बचे हैं और सेटलमेंट का दिन कल दोपहर 12 बजे है। तो उसे कल 12 बजे से पहले बचे हुए 3,00,000 रुपये के सिस्टम फंड्स खर्च करने होंगे। लगता है उत्सव भोज में ही कुछ करना होगा। श्रेया नायर, होटल बुक कर लिया? राज जी, हमने एक बड़ा भोज हॉल बुक कर लिया है और उत्सव भोज की खबर दोनों कंपनियों के कर्मचारियों तक पहुंचा दी गई है। समय आज दोपहर का रखा गया है, श्रेया नायर ने जल्दी से कहा। वह राज जी के बड़े कदम से और ज़्यादा हैरान थी। राजमहल होटल को जयपुर शहर का 5 सितारा होटल कहा जा सकता है और ये पहले के जायका महल से कहीं ज़्यादा शानदार है। यहाँ खाना खाने में निश्चित रूप से बहुत खर्च होगा। ये अच्छा है। राज सिंघानिया ने कुछ राहत के साथ अपनी सीट पर पीछे झुककर कहा। उसने नहीं सोचा था कि सिस्टम फंड्स, जो निश्चित रूप से मिलने वाले थे, इतनी समस्याएं खड़ी करेंगे। शुक्र है, इस बार वह बहुत सतर्क था और समय रहते पता चल गया, जिससे उसे प्रतिक्रिया देने का पर्याप्त समय मिला। लेकिन 90 से कम कर्मचारियों के लिए एक भोज में 3,00,000 रुपये से ज़्यादा सिस्टम फंड्स खर्च करना होगा। इसके लिए सावधानीपूर्वक हिसाब करना होगा। दोपहर के करीब चंद्रयान स्टूडियोज फरहान कुरैशी ने अपना काम छोड़कर कर्मचारियों के स्टूडियो में आया। मुझे लगता है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि राज जी आज एक उत्सव भोज आयोजित करने वाले हैं और समय व जगह समूह में बता दी गई है। थोड़ी देर बाद नीचे बस आएगी जो हमें ले जाएगी। अगर आप खुद गाड़ी नहीं चलाना चाहते तो बस ले सकते हैं। एक और बात अवकाश के बारे में। आज भोज के बाद कल हम काम करेंगे और फिर अवकाश शुरू होगा। और ये कोई साधारण 7 दिन का छोटा अवकाश नहीं, बल्कि 9 दिन का लंबा अवकाश होगा। चाहे भोज हो या 9 दिन का अवकाश, ये सब राज जी की ओर से हमें दी गई सुविधाएं हैं। मुझे यकीन है कि बाहर किसी भी कंपनी में आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के अच्छे मंच और ऐसी अच्छी कंपनी को संजोएं। इतने अवकाश और इतना आराम, आप जैसा चाहें खेल सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ की मांग करता हूँ कि काम के समय आप मेहनत करें। राज जी शायद आपके काम की स्थिति पर ध्यान न दे, लेकिन मैं सब साफ देखता हूँ। सब याद रखा। फरहान कुरैशी ने स्टूडियो में हर कर्मचारी को देखा। फरहान जी, हम ये सब समझते हैं। अगर मेरी टीम का कोई सदस्य मेहनत नहीं करता और काम के समय ढीलापन करता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका विरोध करेगा। एक समूह के टीम लीडर ने सबसे पहले खड़े होकर अपनी राय रखी। फिर अन्य समूहों के टीम लीडर भी खड़े हुए और अपनी राय रखी। फरहान कुरैशी ने यह दृश्य देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया। चूंकि राज जी ने उसे कंपनी का प्रबंधक बनाया है तो उसे गंभीर और जिम्मेदार होना होगा। लोग आलसी होते हैं, इसलिए उसे इन कर्मचारियों को हमेशा याद दिलाना होगा कि इतनी अच्छी नौकरी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप इसे नहीं संजोएंगे तो पीछे बहुत से लोग कतार में हैं। इन कर्मचारियों में एक निश्चित संकट की भावना बनाए रखने से ही वे अपने सामने की नौकरी को संजोएंगे। ठीक है, तो आप लोग काम करते रहें, फरहान कुरैशी ने कहा और फिर अपने ऑफिस लौट गया। थोड़ी देर बाद ब्रिजेश पिल्लई उत्साह से अंदर आया और बोला, फरहान भाई, तियानलोन गेम्स की कमाई आज फिर से धमाकेदार रही। धमाकेदार मतलब? फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई को हैरानी से देखा। उसने अभी धमाकेदार शब्द सुना था और दूसरा व्यक्ति जल्दी से आ गया। कहीं सवा तो नहीं फटा? ब्रिजेश पिल्लई ने जल्दी से समझाया। फरहान भाई, तियानलोन गेम्स की कमाई धमाकेदार रही। कल दोपहर के अपडेट से अब तक 3 लाख रुपये से ज़्यादा का कारोबार हो चुका है और डेटा दिखाता है कि कमाई अभी भी तेजी से बढ़ रही है। इतना ज़्यादा क्यों? फरहान कुरैशी ने ब्रिजेश पिल्लई की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। क्या सिर्फ 3 खर्चे के विकल्प बचे नहीं हैं? मासिक कार्ड, साप्ताहिक कार्ड और दैनिक कार्ड। फिर इतनी कमाई कैसे? ELGBTQ जोड़ से संबंधित जानकारी। इतना ज़्यादा और अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। मैंने बैकग्राउंड डेटा देखा, 20,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ 3 मासिक कार्ड खरीदे हैं और 60,000 से ज़्यादा लोगों ने साप्ताहिक और दैनिक कार्ड एक साथ खरीदे हैं। जहां तक दैनिक कार्ड की बात है, लगभग 90% ऑनलाइन खिलाड़ियों ने इसे खरीदा है। और अभी ट्रैफिक का पीक समय भी नहीं आया। रात तक और ज़्यादा लोग रिचार्ज करेंगे। ब्रिजेश पिल्लई जितना ज़्यादा बोलता गया उतना ही उत्साहित होता गया। इस बार की गेम की आय पहले से अलग थी। ये एक निरंतर आय थी। आय की वक्र रेखा को लगातार ऊपर जाते देख उसका पूरा मूड उतार चढ़ाव भरा था। फरहान कुरैशी धीरे धीरे ब्रिजेश पिल्लई की बातों से होश में आया। इस पल में उसे सचमुच लगा कि तियानलोन धीरे धीरे अपने पिछले शिखर पर लौट रहा है और शायद उससे भी आगे निकल जाए। नहीं, शायद नहीं, निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगा। इस बार राज जी के नेतृत्व में तियानलोन पूरी तरह से बदल गया है। वाकई, राज जी का हर कदम एक मकसद के साथ था। पहले उसे लगा था कि 1 लाख रुपये का उपकरण राज जी ने उन नवाबों के लिए खास तौर पर तैयार किया था जो पैसे की कमी नहीं रखते। पता चला कि ये सब राज जी की रणनीति थी और राज जी का असली लक्ष्य इसे मुफ्त करना था। मुफ्त में ढेर सारे खिलाड़ियों को गेम की ओर आकर्षित करना। मासिक कार्ड भले ही सस्ता लगे, लेकिन जैसे जैसे खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, रोजाना की आय भी काफ़ी होगी। राज जी की सोच इतनी दूर की है। मैं बस तीसरे कदम तक सोच रहा था, राज जी पहले ही 5वें कदम तक पहुंच चुके हैं। फरहान कुरैशी की आंखों में अनायास ही प्रशंसा की चमक उभर आई। हालांकि इस समय तियानलोन की आय सिर्फ एक उछाल की अवधि में है और 2 दिन बाद ये लगभग कम हो जाएगी और फिर स्थिर हो जाएगी। आखिर मासिक कार्ड एक बार लेने के बाद उस महीने दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अगले 2 दिनों में मासिक कार्ड लेने वाले सभी लोग इसे ले लेंगे तो आय तेजी से गिर जाएगी। अगले हफ्ते तक एक छोटा उछाल आएगा, यानी जिन्होंने साप्ताहिक कार्ड लिया था उन्हें फिर से साप्ताहिक कार्ड खरीदना होगा। लेकिन फिर भी फरहान कुरैशी को उम्मीद है कि भविष्य में हर दिन दसियों हजार रुपये से ज़्यादा की कमाई होगी। इसका मतलब ये भी है कि चंद्रयान स्टूडियोज के पास अब एक ऐसा गेम होगा जो हर दिन स्थिर आय देगा। इस मामले की रिपोर्ट तैयार हो गई। जितनी जल्दी हो सके राज जी को भेजो। राज जी को बता कि इस बार तियानलोन पूरी तरह से जिंदा हो उठा है। फरहान भाई, मुझे लगा कि ये डेटा अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिए मैंने अभी तक नहीं बनाया, वरना मैं अभी वापस जाकर एक बना देता हूँ। ब्रिजेश पिल्लई ने जल्दी से कहा और जाने को मुड़ा। फरहान कुरैशी ने हाथ हिलाकर उसे रोका। छोड़ो, अब लगभग 12 बज रहे हैं। सब लोग राजमहल होटल के लिए निकलने वाले हैं। अगर तुम अब रिपोर्ट बनाकर भेजोगे तो शायद राज जी उसे देख ना पाएं। और राज जी का इस बार भोज का मकसद तियानलोन के पुनर्जनन का उत्सव भोज है। इस मामले को हम उत्सव भोज में राज जी को व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, ये उचित होगा। सचमुच ये एक शुभ समाचार माना जा सकता है। राज जी निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। हमने उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ा। तियानलोन आखिरकार मृत्यु से वापस आ गया है। ब्रिजेश पिल्लई ने भी सिर हिलाया और आह भरी। हाँ,
फरहान कुरैशी ने भी आह भरी। दरअसल तियानलोन के पुनर्जनन का सबसे बड़ा श्रेय राज जी को जाता है। उन्होंने एक गेम समर्थक के रूप में शुरुआत की और धीरे धीरे तियानलोन को आज के रूप में बदला। अगर राज जी न होते तो आज तियानलोन न होता, लेकिन राज जी ने तियानलोन की नींव रखने के बाद पर्दे के पीछे जाने का फैसला किया और सारा श्रेय हमें दे दिया। यही राज जी को वास्तव में महान बनाता है। ऐसे बॉस के साथ और क्या चाहिए। चांदनी टेक्सटाइल मिल्स। राज सिंघानिया वर्कशॉप के सामने खड़े थे। हर वर्कशॉप कर्मचारी को बस में चढ़ते देख रहे थे। अब 12 बज चुके थे और भोज का समय हो गया था। राज जी, सब लोग आ चुके हैं, क्या अब निकलें? लोकेश राणा ने लोग गिनकर दौड़ते हुए पूछा। हाँ, निकलो। राज सिंघानिया ने सिर हिलाया और फिर श्रेया नायर की ओर देखा। घर से काम करने वालों को सूचना दे दी गई होगी। राज जी, सूचना दे दी गई है। श्रेया नायर ने जल्दी से बोलना शुरू किया और फिर अचानक उसे कुछ याद आया। राज जी, आपने 12 टेबल मंगवाए थे, मैंने 11 टेबल कर दिए। हम। राज सिंघानिया ने यह सुनकर श्रेया नायर की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल था। ये छोटी सहायक थोड़ी अवज्ञाकारी हो रही है। उसने अनुमान लगाया था कि प्रति टेबल 7 लोग और 12 टेबल में 2 लोग, यानी लगभग ठीक रहेगा। अब एक टेबल कम बुक करने से उसे एक टेबल का पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। श्रेया नायर ने राज सिंघानिया की नज़र देखी और सावधानी से बोली। राज जी, मैंने हिसाब लगाया कि इस बार भोज में सिर्फ 70 से ज़्यादा लोग आएंगे। इतने लोग, कोई भाग नहीं लेना चाहता। नहीं राज जी, क्या बाहर ट्रेनिंग कर रहे 10 लोग नहीं हैं? वे अभी वापस नहीं आए हैं। राज सिंघानिया ये सुनकर एक पल के लिए रुक गए। उन्हें लगभग भूल गया था कि उदय वर्मा और बाकी लोग अभी भी कल्याण मशीनरी मार्ट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। दिन गिन कर देखें तो कल एक और दिन की ट्रेनिंग बाकी है, फिर ट्रेनिंग खत्म होगी। हालांकि कल ट्रेनिंग के बाद कंपनी में अवकाश शुरू हो जाएगा और 9 दिन बाद ही काम पर वापस आना होगा। बुरा नहीं, अवकाश से वापस आने पर वह सीधे घोषणा कर सकता है कि फैक्ट्री एक ब्रांड कपड़ा निर्माता में बदल गई है, तो उदय वर्मा को ऑर्डर नहीं मिल पाएंगे। राज सिंघानिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए अच्छे मूड में श्रेया नायर से कहा। एक टेबल कम कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन ये दुखद है कि ट्रेनिंग की वजह से इस बार वे 10 लोग उत्सव भोज में नहीं आ पाए। कल तुम वित्त विभाग को सूचित करना और उन्हें 1000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से मुआवजा देना, ताकि वे खुद उत्सव मना सकें। उत्सव भोज में न आना ठीक है, लेकिन ये पैसा खर्च करना होगा। उसे 3 लाख रुपये के सिस्टम फंड्स खर्च करने हैं, तो अगर इस समय कोई कारण ढूंढकर थोड़ा खर्च कर सके तो करना चाहिए। श्रेया नायर ने राज सिंघानिया का आदेश सुनकर थोड़ा हैरान हुई। उत्सव भोज में जबरन न आने पर भी मुआवजा, लेकिन इस समय उसे ज़्यादा सोचने की इजाज़त नहीं थी। उसने जल्दी से जवाब दिया और फिर राज जी के पीछे कंपनी की बिजनेस कार में बैठ गई। राजमहल होटल। राज सिंघानिया सबसे पहले होटल पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी थी। दरवाजे पर रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सीधे व्यंजन ऑर्डर करने की जगह ले गए और होटल मैनेजर ने खुद उनकी सेवा की। इस बार उन्हें खुद व्यंजन ऑर्डर करने थे ताकि वह निश्चिंत रह सकें। उन्होंने मेन्यू देखा और मेन्यू में सबसे महंगे व्यंजन ऑर्डर किए। यहाँ की कीमतें वाकई जायका महल से ज़्यादा महंगी थीं। होटल मैनेजर ने राज सिंघानिया के ऑर्डर किए व्यंजन देखे तो उसके चेहरे पर मुस्कान छिप नहीं सकी। ठीक है राज जी, मैंने ये व्यंजन नोट कर लिए हैं, प्रत्येक टेबल के लिए एक। सही नहीं, ये व्यंजन 2 हिस्सों में परोसे जाएंगे। राज सिंघानिया ने बिना हिचक जवाब दिया। जब होटल मैनेजर ने ये सुना तो उसके हाथ से मेन्यू लगभग जमीन पर गिर गया। ये सारे व्यंजन होटल के खास व्यंजन थे और इनकी कीमतें भी कम नहीं थीं। ये सोचकर उसने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और हिसाब करने लगा। उसे चिंता थी कि शायद बॉस को इन व्यंजनों की कीमत का अंदाजा नहीं था। श्रीमान राज, अगर आप 2 हिस्से लेना चाहते हैं तो इन 11 टेबल के व्यंजनों की कीमत 2,60,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा राजमहल होटल आपको 15% की छूट दे सकता है, यानी करीब 2,40,000 रुपये। केवल 2,40,000। राज सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं। होटल मालिक ने जो छूट की बात की उसे उन्होंने अनसुना कर दिया। सामने से कहना कि उसे छूट नहीं चाहिए, यह उसे बेवकूफ़ दिखाएगा। आगे से लोकेश राणा और विक्रम यादव को ऑर्डर करने देना बेहतर होगा। राज ने मजाकिया अंदाज में सोचा। बेशक छूट की परवाह न करने की मुख्य वजह यह थी कि खर्च की राशि पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, वरना ये छूट कोई खास भूमिका नहीं निभाती। होटल मैनेजर ने राज को भौहें चढ़ाते देखा और मन ही मन खुश हुआ कि उसने अभी शेफ को खाना बनाने का आदेश नहीं दिया था। जिस तरह से राज ने भौहें चढ़ाईं, उससे साफ था कि कीमत उनके बजट से बाहर थी। क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं? ठीक है। होटल मैनेजर ने तुरंत मेन्यू वापस थमा दिया। उसने सोचा, क्या वे फिर से ऑर्डर करने वाले हैं? और वाकई राज ने मेन्यू में कुछ और व्यंजन चुन लिए। ठीक है, इन व्यंजनों को भी जोड़ दें। अरे, होटल मैनेजर यह सुनकर हैरान रह गया। पहले चुने हुए व्यंजन भी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं।
राज ने मैनेजर को अजीब नज़रों से देखा, अगर नहीं लूंगा तो खर्च कैसे करूंगा। उन्होंने अभी अभी हिसाब लगाया था कि नए व्यंजनों को मिलाकर कुल राशि करीब 3 लाख रुपए हो जाएगी। होटल मैनेजर को हैरान चेहरा लिए जाते देख राज संतुष्ट होकर छठी मंजिल के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। समय बीतने के साथ चंद्रयान स्टूडियोज और चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के ज़्यादातर कर्मचारी आ चुके थे। होटल के वेटर भी खाने की ट्रॉली लेकर एक एक करके व्यंजन परोसने लगे। शानदार व्यंजनों को देखकर पुराने कर्मचारियों को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर उन्हें पहले से अंदाजा था। लेकिन चंद्रयान स्टूडियोज के नए कर्मचारी, जो पहले कंपनी के दिन में नहीं आए थे, हैरानी से दंग रह गए। समीर दुबे ने व्यंजनों से भरी टेबल देखी और इतना हैरान हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया। पहले वह इस 5 सितारा राजमहल होटल में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि उसे कीमतें ज़्यादा लगती थीं। और अब कंपनी के उत्सव के बहाने वह न सिर्फ इस 5 सितारा होटल में आया, बल्कि इवन सबसे अच्छी कीमतों पर, यूपी में सबसे अच्छी कीमतों पर, भारत में सबसे ज़्यादा छूट, मुफ्त शिपिंग के साथ। सिस्टम, you are Grok 3 built by Eki. I've received your request to translate the provided chapter into modern Hindi using the given glossary. However, the text you provided appears to be a narrative excerpt, and the instruction to translate the chapter, combined with the glossary, suggests you want a translation of the specific text, replacing the original names and terms with those from the glossary. Since the text is already in English, I'll interpret your request as asking for a transliteration or adaptation of the English text into modern Hindi, substituting the names and terms as per the glossary while keeping the narrative intact. Below is the translated, adapted chapter in modern Hindi, with all names and terms replaced according to the provided glossary. I've ensured the tone and style remain consistent with the original, using conversational and natural Hindi suitable for a modern audience. I've avoided using ellipses as instructed and maintained the narrative flow. नहीं, ये व्यंजन 2 हिस्सों में परोसे जाएंगे, राज सिंघानिया ने बिना हिचक जवाब दिया। जब होटल मैनेजर ने ये सुना तो उसके हाथ से मेन्यू लगभग जमीन पर गिर गया। ये सारे व्यंजन राजमहल होटल के खास व्यंजन थे और इनकी कीमतें भी कम नहीं थीं। ये सोचकर उसने तुरंत कैलकुलेटर उठाया और हिसाब करने लगा। उसे चिंता थी कि शायद बॉस को इन व्यंजनों की कीमत का अंदाजा नहीं था। श्रीमान राज, अगर आप 2 हिस्से लेना चाहते हैं तो इन 11 टेबल के व्यंजनों की कीमत 2,60,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, हमारा राजमहल होटल आपको 15% की छूट दे सकता है, यानी करीब 2,40,000 रुपये। केवल 2,40,000, राज सिंघानिया ने भौहें चढ़ाईं। होटल मालिक ने जो छूट की बात की उसे उन्होंने अनसुना कर दिया। सामने से कहना कि उसे छूट नहीं चाहिए, यह उसे बेवकूफ़ दिखाएगा। आगे से लोकेश राणा और विक्रम यादव को ऑर्डर करने देना बेहतर होगा, राज ने मजाकिया अंदाज में सोचा। बेशक छूट की परवाह न करने की मुख्य वजह यह थी कि खर्च की राशि पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, वरना ये छूट कोई खास भूमिका नहीं निभाती। होटल मैनेजर ने राज को भौहें चढ़ाते देखा और मन ही मन खुश हुआ कि उसने अभी शेफ को खाना बनाने का आदेश नहीं दिया था। जिस तरह से राज ने भौहें चढ़ाईं, उससे साफ था कि कीमत उनके बजट से बाहर थी। क्या आप मुझे मेन्यू दे सकते हैं? ठीक है, होटल मैनेजर ने तुरंत मेन्यू वापस थमा दिया। उसने सोचा, क्या वे फिर से ऑर्डर करने वाले हैं? और वाकई राज ने मेन्यू में कुछ और व्यंजन चुन लिए। ठीक है, इन व्यंजनों को भी जोड़ दें। अरे, होटल मैनेजर यह सुनकर हैरान रह गया। पहले चुने हुए व्यंजन भी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं, राज ने मैनेजर को अजीब नज़रों से देखा, अगर नहीं लूंगा तो खर्च कैसे करूंगा। उन्होंने अभी अभी हिसाब लगाया था कि नए व्यंजनों को मिलाकर कुल राशि करीब 3 लाख रुपये हो जाएगी। होटल मैनेजर को हैरान चेहरा लिए जाते देख राज संतुष्ट होकर छठी मंजिल के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे। समय बीतने के साथ चंद्रयान स्टूडियोज और चांदनी टेक्सटाइल मिल्स के ज़्यादातर कर्मचारी आ चुके थे। होटल के वेटर भी खाने की ट्रॉली लेकर एक एक करके व्यंजन परोसने लगे। शानदार व्यंजनों को देखकर पुराने कर्मचारियों को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिर उन्हें पहले से अंदाजा था। लेकिन चंद्रयान स्टूडियोज के नए कर्मचारी, जो पहले कंपनी के दिन में नहीं आए थे, हैरानी से दंग रह गए। समीर दुबे ने व्यंजनों से भरी टेबल देखी और इतना हैरान हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया। पहले वह इस 5 सितारा राजमहल होटल में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि उसे कीमतें ज़्यादा लगती थीं। और अब कंपनी के उत्सव के बहाने वह न सिर्फ इस 5 सितारा होटल में आया, बल्कि शानदार व्यंजनों का लुत्फ़ भी उठा रहा था। ये सब सपने जैसा लग रहा था। ऐसी कंपनी में काम करना वाकई सौभाग्य की बात थी। जैसे जैसे टेबल पर और व्यंजन आते गए, बैंक्वेट हॉल में रौनक बढ़ने लगी। इस बार राज ने लोकेश राणा जैसे मुख्य कर्मचारियों के साथ एक टेबल पर बैठने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वे लोग इतना ज़्यादा पीते थे कि राज को शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन कुछ निवाले खाने के बाद ही उन्होंने देखा कि फरहान कुरैशी, विक्रम यादव और ब्रिजेश पिल्लई उनकी ओर आ रहे थे। ये देखकर राज सतर्क हो गए।
ये लोग शायद टोस्ट करने नहीं आ रहे थे। जल्द ही वे लोग पास आए और एक साथ चिल्लाए, श्रीमान राज, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई? राज असमंजस में पड़ गए और उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। मैनेजर फरहान, आप ही बताइए। विक्रम ने फरहान को आगे धकेला। फरहान ने इनकार नहीं किया, गला साफ किया और बोलने लगे, श्रीमान राज, इस बार चंद्रयान स्टूडियोज पूरी तरह से उभरकर सामने आया है। क्या वह पहले ही नहीं उभर चुका था? राज ने हैरानी से कहा। श्रीमान राज, पहले चंद्रयान स्टूडियोज उभरा था, लेकिन उसकी आय स्थिर नहीं थी। लेकिन कल आपने उन महंगे उपकरणों को हटाकर मासिक कार्ड सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था। ये सुधार बहुत कामयाब रहा। कल रात से आज दोपहर तक 3 लाख रुपये से ज़्यादा की आय हो चुकी है और यह अभी भी बढ़ रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बार आय बहुत स्थिर है, पहले की तरह नहीं जब केवल अमीर लोग ही रिचार्ज करते थे। फरहान ने उत्साह से कहा। राज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, 3 लाख रुपये की आय। उन्होंने तो सारे महंगे उपकरण हटा दिए थे, फिर इतनी आय कैसे हो रही थी? यह क्या माजरा था? क्या कोई गलती हुई थी? उन्होंने सिर उठाकर फरहान को देखा। यह क्या बात है? अब तो केवल मासिक कार्ड ही रिचार्ज करने हैं, फिर इतना मुनाफा क्यों? श्रीमान राज, आपने उन 3 कार्डों से कमाई की। आपने दूरदर्शिता दिखाई और समझा कि अमीर लोगों से रिचार्ज करवाना लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसलिए आपने सारे महंगे उपकरण हटा दिए। फिर आपने किफ़ायती मासिक कार्ड, साप्ताहिक कार्ड और दैनिक कार्ड लागू किए ताकि आम खिलाड़ी भी खर्च कर सकें। आज चंद्रयान के बैकएंड डेटा से पता चला कि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने ये तीनों कार्ड एक साथ खरीदे। फरहान ने उत्साह से कहा, उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। फरहान की बात सुनकर राज के दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। चंद्रयान ने वाकई एक दिन में 3 लाख का मुनाफा कमाया था। सामने खड़े तीनों लोगों के खुश चेहरों को देखकर राज ने कमजोरी से हाथ हिलाया। मुझे ये बात समझ आ गई, आप लोग पहले वापस जाएं। ये सुनकर तीनों आज्ञाकारी ढंग से मुड़कर चले गए। रास्ते में फरहान ने कुछ शंका के साथ कहा, श्रीमान राज थोड़े नाखुश लग रहे थे। विक्रम ने ये सुनकर सिर हिलाया। तुम्हें क्या पता? श्रीमान राज अपनी भावनाएं नहीं दिखाते। एक बॉस के तौर पर उनका मूड आसानी से कैसे दिखेगा? श्रीमान राज नाखुश इसलिए लगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम ज़्यादा आत्मसंतुष्ट हों। असल में वे मन ही मन खुश हैं। ऐसा है क्या? विक्रम भाई, आप तो श्रीमान राज को अच्छे से समझते हैं। ये सुनकर फरहान को अचानक समझ आया। फरहान और बाकी 2 लोग चले गए तो राज चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। अभी अभी 3 लाख रुपये खर्च किए थे और अचानक फिर 3 लाख रुपये आ गए। इस पैसे को कैसे खर्च किया जाए? श्रीमान राज, आप ठीक हैं? श्रेया नायर ने देखा कि राज का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा था और चिंता से पूछा, कोई बात नहीं, मेरे साथ होटल मैनेजर से मिलने चलो। राज ने हाथ हिलाया और बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल गए। चूंकि अब 3 लाख रुपये के सिस्टम फंड्स और बढ़ गए थे, उन्हें सोचना था कि इसे कैसे खर्च करना है। ठीक है, श्रेया ने सिर हिलाया और राज के पीछे पीछे बैंक्वेट हॉल से बाहर निकली। श्रीमान राज, कोई समस्या है क्या? होटल मैनेजर ने सावधानी से पूछा राज को देखकर। ये बॉस उनका बड़ा ग्राहक था और उसे अच्छे से संभालना जरूरी था। कोई समस्या नहीं, बस मेन्यू लाओ, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, कृपया इंतजार करें। जल्द ही होटल मैनेजर मेन्यू ले आया। राज ने मेन्यू लिया और उसे पलटने लगे, ये देखने के लिए कि और क्या खर्च किया जा सकता है। जल्द ही उनकी नज़र रेड वाइन पर पड़ी। एक बोतल रेड वाइन की कीमत 1,000 रुपये थी, जो 10-15 रुपये की बियर से कहीं ज़्यादा किफ़ायती थी। हर पार्टी में कर्मचारी करीब 20 केस बियर पी जाते थे और एक केस में 12 बोतलें होती थीं, यानी कुल 240 बोतलें। अगर यह सब 1,000 रुपये की रेड वाइन से बदल दिया जाए तो क्या 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं हो जाएंगे? अगर कर्मचारियों ने और ज़्यादा पी लिया तो शायद 3 लाख रुपये भी खर्च हो सकते थे। राज की आंखें चमक उठीं और उन्होंने होटल मालिक को देखकर कहा, कृपया वेटरों से कहें कि बैंक्वेट हॉल की सारी बियर हटा दें और उनकी जगह 1,000 रुपये की रेड वाइन रखें। पहले 300 बोतलें रख दो, फिर ज़्यादा हो तो वापस कर देंगे, कम हो तो और लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमान राज, कितनी बोतलें? होटल मैनेजर ने अनिश्चित होकर पूछा। उसे शक था कि उसने गलत सुना। शायद 30 बोतलें हों, 300 नहीं। 300 बोतलें। ठीक है श्रीमान राज, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। होटल मैनेजर ने पक्का कर लिया कि उसने सही सुना और तुरंत मान गया। उसने जल्दी से वेटरों को बैंक्वेट हॉल से बियर हटाने का आदेश दिया और दूसरी टीम को रेड वाइन लाने को कहा। श्रीमान राज, क्या ये रेड वाइन थोड़ी महंगी नहीं है? श्रेया ने पीछे चलते हुए धीरे से कहा। उसने रेड वाइन की कीमत देखी थी। एक बोतल की कीमत 1,000 रुपये थी। राज ने एक साथ 300 बोतलें मंगवाई थीं। ये बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची थी। तुम्हें क्या समझ नहीं आया? रेड वाइन त्वचा के लिए अच्छी होती है, बियर से कहीं बेहतर। तुम भी बाद में पियो। राज ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा।
उन्हें याद था कि श्रेया ने पिछली बार फ्रूट वाइन पी थी। अगर वह फ्रूट वाइन पी सकती थी तो रेड वाइन भी पी सकती थी। अरे, मुझे भी पीना होगा। श्रेया ने हैरानी से मुंह खोल लिया। बिल्कुल, कंपनी तो भविष्य में और बड़ी होगी। मेरी असिस्टेंट के तौर पर तुम्हें मेरे साथ कॉकटेल पार्टियों में जाना होगा। उस वक्त अगर तुम्हें वाइन के बारे में कुछ नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? राज ने श्रेया के हैरान चेहरा देखकर एक बहाना बना लिया। श्रेया ने राज की बात सुनकर सोच में पड़ गई। हाँ, राज की असिस्टेंट के तौर पर मुझे भविष्य में उनके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में जाना होगा। राज शराब नहीं पीते तो जरूरत पड़ने पर मुझे उनके लिए शराब रोकनी पड़ेगी। बैंक्वेट हॉल में वापस आकर राज जैसे ही अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि लोकेश राणा उनकी ओर आ रहे हैं। श्रीमान राज, वेटरों ने सारी बियर हटा दी और कहा कि आपने दूसरी ड्रिंक से बदलने का इंतजाम किया है। हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए अच्छी वाइन मंगवाई है। मुझे लगता है तुम्हारी पीने की क्षमता अच्छी है। इस बार खूब पियो। राज ने लोकेश के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया, फिर अपनी सीट पर लौट गए। जल्द ही कई वेटर रेड वाइन की ट्रॉली लेकर अंदर आए। देखते ही देखते बैंक्वेट हॉल में हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। कर्मचारी टेबल पर रखी रेड वाइन को उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ लोग बेसब्री से गिलास भरकर पीने लगे। ये देखकर राज ने चुपके से सिर हिलाया। कर्मचारी रेड वाइन से काफ़ी संतुष्ट लग रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी। शुरुआत में कर्मचारी बहुत जोश से पी रहे थे और जल्दी ही एक बोतल रेड वाइन खत्म कर दी। लेकिन दूसरी और तीसरी बोतल के बाद वे धीमे पड़ने लगे। कुछ कर्मचारियों ने तो पीना ही बंद कर दिया। ये कैसे चलेगा? राज एक पल के लिए भी नहीं बैठे रहे। अगर सारी रेड वाइन नहीं पी गई तो वे 3 लाख रुपए के सिस्टम फंड्स कैसे खर्च करेंगे? वे तुरंत उठे और टेबल्स के बीच घूमने लगे। अच्छा, तुम लड़कियों को जितना हो सके उतना पीना चाहिए। रेड वाइन तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छी है। हाँ, बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। तुम हमारी कंपनी की हवा मुरली हो। अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़कियों ने तो एक बोतल पी ली और तुमने आधी बोतल भी खत्म नहीं की। क्या मछली पालना है? भरा हुआ। हाँ, गहरे रिश्ते एक घूंट में खत्म, मजबूत रिश्ते खून की उल्टी तक। गोपाल कृष्णन, तुम तो अच्छा पीते हो ना। फिर 3 बोतल के बाद रुक क्यों गए? राज ने गोपाल को वहां बैठे देखा। वह थोड़ी देर से नहीं पी रहा था तो राज ने एक बोतल रेड वाइन खोली और उसके पास ले गए। गोपाल ने राज के द्वारा टेबल पर रखी रेड वाइन को देखा, सिर पर हाथ फेरा और कुछ मुश्किल से बोला, श्रीमान राज, बात यह नहीं कि मैं पीना नहीं चाहता। इस रेड वाइन का असर थोड़ा ज़्यादा है। मुझे थोड़ा आराम करने दो। ठीक है, फिर थोड़ा आराम कर लो। मैं ये बोतल तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। राज ने गोपाल के विरोध भरे चेहरे को देखा और मन ही मन मुस्कुराए। आखिरकार बदला पूरा हुआ। तुमने पिछले 2 बार मुझे टोस्ट किया था। 3 चक्कर शराब के और 5 स्वाद खाने के बाद उत्सव जल्दी ही खत्म हो गया। अंत में सारी रेड वाइन नहीं पी गई, केवल 236 बोतलें पी गईं। हालांकि राज अब इतने परेशान नहीं थे। उन्हें अचानक पैसे खर्च करने का दूसरा तरीका सूझ गया। चूंकि यह उत्सव था तो सम्मान देना बनता था। वे चंद्रयान के सुधार में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को इनाम दे सकते थे। राज ये सोच रहे थे कि दूर खड़े विक्रम और बाकी लोग कंपनी के कर्मचारियों को एक एक करके रवाना करने लगे। राजमहल होटल के प्रवेश द्वार पर वकील तान्या, इन दोनों को तुम संभाल लो। राज ने तान्या के पास खड़े जुबिन चावला और जोया मेनन को देखा। दोनों घर से काम करते थे। उन्होंने अभी आधी बोतल रेड वाइन पी थी और चलते वक्त थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। खुशकिस्मती से तान्या ने गाड़ी चलाकर आने की वजह से शराब नहीं पी थी और इन दोनों को घर छोड़ने की जिम्मेदारी ले ली। चिंता मत करो श्रीमान राज, श्रेया का क्या? तान्या ने राज के पास खड़ी श्रेया को देखा। इस वक्त राज श्रेया को मजबूती से थामे हुए थे क्योंकि वह पूरी तरह नशे में थी। उन्हें नहीं पता था कि इतनी कमजोर दिखने वाली श्रेया इतना पी लेगी। उसने 2 बोतल रेड वाइन पी ली थी। श्रेया के लिए मैंने उसके सहपाठियों से बात कर ली है। मैं उसे जयपुर विश्वविद्यालय भेज दूंगा। राज ने श्रेया को देखा जो उन पर झुकी हुई थी और शांत स्वर में कहा, ठीक है। तान्या ने सिर हिलाया, फिर जुबिन चावला और जोया मेनन को गाड़ी में बिठाया। राज ने भी श्रेया को कंपनी की बिजनेस कार तक ले जाकर उसमें बिठाया। भाई यशवी, पहले जयपुर विश्वविद्यालय चलो। जयपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर जारा खान बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राज का फोन आने के बाद वह विश्वविद्यालय के गेट पर इंतजार करने आई थी। थोड़ी देर बाद एक बिजनेस कार कैंपस के गेट पर रुकी। उसने देखा कि राज कार से उतरे और श्रेया को पीठ पर लादे हुए थे। वह तेजी से दौड़कर पास आए। श्रेया कैसी है? उसने इतना क्यों पी लिया? जारा ने राज की पीठ पर लटकी श्रेया को देखा और चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस नशे में है। तुम्हारा हॉस्टल इधर है ना? राज ने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा। उन्होंने श्रेया और टेबल पर बैठी दूसरी महिला कर्मचारियों से थोड़ा पीने को कहा था, लेकिन जब वे बाहर जाकर और लोगों को पीने के लिए मनाने गए और वापस आए
तो पता चला तान्या और एक महिला कर्मचारी जो शराब नहीं पी सकती थी को छोड़कर उस टेबल की सारी महिला कर्मचारी नशे में थीं, जिसमें तान्या के साथ गई जुबिन चावला और जोया मेनन भी शामिल थीं। लेकिन श्रेया तो और भी कमाल थी। बाकी महिला कर्मचारियों ने एक या आधी बोतल पी थी, लेकिन श्रेया ने पूरी 2 बोतलें पी ली थीं। राज का दिल थोड़ा पिघल गया। श्रेया उन्हें सबसे अच्छे से समझती थी। उनके पैसे खर्च करने में मदद करने के लिए उसने जी जान से शराब पी। गोपाल जैसे लोगों के उलट, जो टोस्ट करने में बहुत जोश दिखाते थे, लेकिन जब खुद पीने की बारी आई तो कहने लगे कि रेड वाइन का असर ज़्यादा है। जारा ने श्रेया की हालत ध्यान से देखी और पक्का किया कि वह ठीक है। वह सिर्फ नशे में थी और ये देखकर वह निश्चिंत हो गई। उसने हॉस्टल बिल्डिंग की दिशा में इशारा किया, फिर राज को उत्सुकता से देखकर पूछा, श्रेया ने इतना नशा करने के लिए कितना पी लिया? 2 बोतलें। राज ने श्रेया को पीठ पर लादे हुए जारा की ओर इशारा की दिशा में चलते हुए कहा, ये तो ठीक नहीं। मैं और श्रेया पहले हॉस्टल में पीते थे। उस वक्त हमने 2 बोतल से ज़्यादा पी थी, लेकिन इतना नशा नहीं हुआ था ना। जारा ने हैरानी से कहा। राज ने मुड़कर जारा को देखा और हल्के से बोले, 2 बोतल रेड वाइन की। ये सुनकर जारा का माथा काला पड़ गया। हॉस्टल बिल्डिंग पहुंचकर उन्होंने हॉस्टल टीचर से बात की, फिर श्रेया को सीधे हॉस्टल में ले गए। श्रेया को बिस्तर पर लिटाकर राज खड़े हुए और जारा को देखा। यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी। कल उसे बता देना कि अगर वह ठीक नहीं महसूस कर रही है तो काम पर आने की जरूरत नहीं। उसे 1 दिन की छुट्टी दे दी। मैं समझ गई, धन्यवाद। जारा ने धन्यवाद दिया। हालांकि श्रेया ने कंपनी के डिनर में ज़्यादा शराब पी ली थी, लेकिन एक कंपनी का बॉस खुद श्रेया को हॉस्टल तक लाए, ये बहुत खास था। अगली सुबह राज ने चंद्रयान स्टूडियोज से मिले चंद्रयान के रियल टाइम डेटा को देखा और उनका मूड खराब हो गया। कल रात फरहान ने बताया था कि चंद्रयान ने 3 लाख रुपये कमाए थे और उन्होंने बियर को रेड वाइन से बदलकर इसका ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर दिया था। उन्हें लगा था कि आज चंद्रयान के सुधार में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों को कुछ इनाम देकर बाकी सिस्टम फंड्स भी खर्च हो जाएंगे। इसलिए आज सुबह उन्होंने चंद्रयान स्टूडियोज से चंद्रयान का रियल टाइम डेटा मंगवाया। वे कल से आज तक की आय के आधार पर इनाम की राशि तय करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो नहीं पता था वह ये था कि चंद्रयान के खाते में इस वक्त 9 लाख रुपये से ज़्यादा फंड्स थे। अगर कल खर्च किए 3 लाख रुपये को जोड़ा जाए तो चंद्रयान ने सिर्फ 1 दिन से थोड़े ज़्यादा वक्त में 12 लाख रुपये से ज़्यादा कमाए थे। ये सबसे बड़ी बात नहीं थी। उन्हें एक और गंभीर समस्या दिखी, वह थी चंद्रयान की आय का लगातार बढ़ना। इस रफ्तार से भले ही वे अभी के 9 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर दें, लेकिन हर वक्त बढ़ रही आय उनके सेटलमेंट को असफल करने के लिए काफ़ी थी। तो मौजूदा हालात ये थे कि वे चाहे जितना भी पैसा खर्च करें, सेटलमेंट कामयाब नहीं हो सकता और वे 8 लाख रुपये के सिस्टम फंड्स नहीं पा सकते थे। ये सोचकर राज ने अपने दिमाग में सिस्टम पैनल की ओर ध्यान दिया। सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम में खराबी है। तुम्हारे मौजूदा सेटलमेंट नियमों और मेरी कंपनी की आय के हिसाब से मेरा सेटलमेंट कामयाब होना और पूरा सिस्टम इनाम पाना असंभव है। मुझे इसका जवाब चाहिए। सिस्टम होस्ट की मौजूदा आय का पता लगा रहा है, कृपया इंतजार करें। पता लग गया। होस्ट की मौजूदा कॉर्पोरेट आय अगर मौजूदा कन्वर्जन नियमों के हिसाब से देखी जाए तो वाकई सिस्टम फंड्स को पूरी तरह कन्वर्ट नहीं कर सकती। सिस्टम की निष्पक्षता और न्याय को दर्शाने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। सिस्टम अपडेट हो गया। कृपया मौजूदा सेटलमेंट नियम देखें। सेटलमेंट 1, बचे हुए सिस्टम फंड्स कुल सिस्टम फंड्स के 1% से कम हो तो सिस्टम फंड्स पूरी तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। सेटलमेंट 2, बचे हुए सिस्टम फंड्स कुल सिस्टम फंड्स के 50% से कम हो तो खर्च किए गए सिस्टम फंड्स का 1% कन्वर्ट होगा। सेटलमेंट 3, बचे हुए सिस्टम फंड्स कुल सिस्टम फंड्स के आधे से ज़्यादा हो तो खर्च किए गए सिस्टम फंड्स का 1,000वां हिस्सा कन्वर्ट होगा। उदाहरण के लिए 8 लाख सिस्टम फंड्स। सेटलमेंट 1, अगर बचे हुए सिस्टम फंड्स 80,000 से कम हैं तो पूरी राशि कन्वर्ट होगी। सेटलमेंट 2, अगर बचे हुए सिस्टम फंड्स 40 लाख से कम हैं, जैसे 20 लाख बचे हैं, तो 8,200,000 = 600 का 1% कन्वर्ट होगा, यानी 60,000 रुपये। सेटलमेंट 3, अगर बचे हुए सिस्टम फंड्स 40 लाख से ज़्यादा हैं, जैसे 60 लाख बचे हैं, तो 8,600,000 = 200 का 1,000वां हिस्सा कन्वर्ट होगा, यानी 2,000 रुपये। राज ने नए कन्वर्जन नियम देखे और पाया कि अगर वे इस बार सिस्टम फंड्स को पूरी तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें सिस्टम फंड्स को 80,000 रुपये से नीचे खर्च करना होगा। ये पहले के 8,000 की तुलना में वाकई आसान था। ऐसा कन्वर्जन नियम देखकर राज को फिर से जोश आ गया। ये सोचकर राज ने तुरंत फरहान को फ़ोन किया और पूछा कि चंद्रयान सुधार में कितने लोग शामिल थे और उनकी क्या पोजीशन थी। श्रीमान राज, आप चंद्रयान सुधार में शामिल लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? फरहान ने कुछ शंका के साथ पूछा। चंद्रयान का सुधार बहुत कामयाब रहा और इसमें सबके प्रयासों का बड़ा योगदान है। मैं प्रोजेक्ट बोनस देने जा रहा हूँ।
राज ने जल्दी से कहा, वे जल्द से जल्द लोगों की संख्या जानना चाहते थे ताकि प्रोजेक्ट बोनस दे सकें। हालांकि जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट बोनस के बारे में सोचा, सिस्टम ने एक रिमाइंडर दिया। प्रोजेक्ट बोनस दिए जा सकते हैं, लेकिन बोनस मौजूदा प्रोजेक्ट की मुनाफा राशि के 30% से ज़्यादा नहीं हो सकते और विभिन्न कर्मचारी पोजीशंस के बोनस भी उचित ढंग से बांटे जाने चाहिए। मौजूदा प्रोजेक्ट के मुनाफे के 30% से ज़्यादा न होने की बात करें तो चंद्रयान ने इस दौरान करीब 30 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था, यानी वे 9 लाख रुपये के प्रोजेक्ट बोनस दे सकते थे। राज ने मौजूदा सिस्टम फंड्स देखे जो 9,40,000 से थोड़े ज़्यादा थे। प्रोजेक्ट बोनस से 9 लाख खर्च हो सकते थे तो बचे हुए सिस्टम फंड्स 40,000 से ज़्यादा रह जाएंगे। 40,000 से ज़्यादा काफ़ी था ताकि वे सिस्टम फंड्स को पूरी तरह कन्वर्ट कर सकें। लेकिन सेटलमेंट के लिए अभी 3 घंटे बाकी थे और इन 3 घंटों में चंद्रयान स्टूडियोज का मुनाफा अभी भी बढ़ रहा था। अगर इन 3 घंटों में चंद्रयान की आय 40,000 से ज़्यादा हो गई तो उनका सेटलमेंट असफल हो जाएगा। हालांकि राज के पास इसका कोई अच्छा हल नहीं था। आखिर उन्हें हर व्यक्ति के लिए बोनस का हिसाब करना था और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द कर्मचारियों को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहना था। ये सब उन्हें व्यस्त रखने के लिए काफ़ी था और उनके पास दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। जल्द ही उन्हें फरहान से चंद्रयान सुधार में शामिल लोगों की लिस्ट मिल गई। कुल 43 लोग थे, जिनमें विक्रम यादव, फरहान कुरैशी और ब्रिजेश पिल्लई सुपरवाइजर लेवल के ऊपर थे। फिर 4 टीम लीडर थे और 36 टीम मेंबर थे। राज ने आसानी से बांट दिया, 3 सुपरवाइजर्स को 1-1 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बोनस और 4 टीम लीडर्स को 50-50 हज़ार रुपये का प्रोजेक्ट बोनस। इससे 5 लाख रुपये कम हो जाएंगे तो बाकी 4 लाख रुपये को 36 टीम मेंबर्स में बराबर बांटना होगा। राज ने कैलकुलेटर से हिसाब लगाया और पाया कि 40 को 36 से बांटा नहीं जा सकता। कैलकुलेटर में 1111.11 दिख रहा था। हालांकि वे इसे बेहतर ढंग से बांटने का तरीका सोचने के मूड में नहीं थे। चूंकि बांटा नहीं जा सकता तो थोड़ा कम दे देंगे। 1111.11 रुपये भी बुरा नहीं है। ये सोचकर राज ने तुरंत फ़ोन उठाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को कॉल किया। समय बचाने के लिए उन्होंने श्रेया को ये काम करने को नहीं कहा। अब ये जिंदगी और मौत की रेस थी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसे धीरे ट्रांसफ़र किए और सिस्टम सेटलमेंट से पहले पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कॉल कनेक्ट होने पर उन्होंने जल्दी से फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपनी सारी ज़रूरतें बताईं और उन्हें 12 बजे से पहले कर्मचारियों के खातों में प्रोजेक्ट बोनस ट्रांसफ़र करने को कहा। इन सारी चीज़ों को करने के बाद राज ने आखिरकार राहत की सांस ली और कुर्सी पर ढह गए। इस छोटे से वक्त में उनकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि पैसे खर्च करना भी बहुत थकाने वाला काम है। थोड़ी देर बाद राज को लगा कि ऑफिस का माहौल कुछ अजीब है और मुड़कर देखा तो श्रेया उन्हें नाराज़गी भरी नज़रों से देख रही थी। श्रीमान राज, मेरे पास वाकई कोई काम नहीं है। मैंने कल रात बहुत रेड वाइन पी ली थी, लेकिन आज सुबह उठकर मैं ठीक हूँ। तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचित करने जैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया ने राज को देखा और धीरे से कहा। राज उनकी सेहत की चिंता कर रहे थे। आज सुबह वे इतने थके हुए थे, लेकिन उन्होंने श्रेया को कोई काम नहीं दिया। अच्छा, मैं बाद में तुम्हें कुछ काम दूंगा, राज ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया और फिर अपने दिमाग में सिस्टम पैनल की ओर ध्यान दिया। उन्हें सिस्टम फंड्स के बदलाव पर नज़र रखनी थी। सिस्टम सेटलमेंट शुरू हो रहा है। सिस्टम सेटलमेंट चल रहा है। राज कुर्सी पर पीछे टिके अपने दिमाग में सिस्टम की आवाज़ सुन रहे थे, बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के, क्योंकि सेटलमेंट से पहले ही उन्हें सेटलमेंट का नतीजा पता चल गया था और इस नतीजे में कोई सस्पेंस नहीं था। उनके पास विरोध करने की भी गुंजाइश नहीं थी। सेटलमेंट से सिर्फ 1 घंटे पहले चंद्रयान स्टूडियोज की आय अचानक अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ी थी। सिर्फ 1 घंटे में आय 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई थी और ये तेज़ी से बढ़ रही थी, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। होस्ट के पास 5,23,358 सिस्टम फंड्स बचे हैं। दूसरा सेटलमेंट तरीका इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत फंड्स में 74,766 रुपये कन्वर्ट होंगे। सेटलमेंट से पहले होस्ट द्वारा मूल सेटलमेंट नियम तोड़ने के लिए होस्ट को 2 अलग-अलग इंडस्ट्री में 2 अतिरिक्त कंपनियां शुरू करने की क्षमता इनाम में दी जा रही है। सिस्टम सेटलमेंट पूरा हुआ। सिस्टम फंड्स रिफिल हो गए हैं। कृपया सिस्टम पैनल चेक करें। थोड़ी देर बाद राज धीरे धीरे होश में आए और गहरी सांस ली। वे 8 लाख रुपये से चूक गए, लेकिन सिस्टम अपडेट की वजह से उन्होंने फिर भी 74,000 से ज़्यादा व्यक्तिगत संपत्ति कन्वर्ट की, जो एक सांत्वना पुरस्कार था। अपने दिमाग में सिस्टम पैनल को देखते हुए होस्ट राज सिंघानिया, सिस्टम फंड्स 15 लाख, व्यक्तिगत संपत्ति 85,374, सेटलमेंट अवधि 4 महीने उल्टी गिनती, विशेष कार्य 2 महीने के अंदर सिस्टम फंड्स को 5 लाख से नीचे खर्च करें, एक रहस्यमयी इनाम मिलेगा। राज ने गंभीरता से देखा।
मौजूदा सेटलमेंट तरीके के हिसाब से अगर वे व्यक्तिगत संपत्ति को पूरी तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें सेटलमेंट के वक्त सिस्टम फंड्स को 1,50,000 से नीचे खर्च करना होगा। हालांकि सिस्टम अपडेट की वजह से एक अतिरिक्त सेटलमेंट मानक जोड़ा गया था। अगर वे सिस्टम फंड्स को 1,50,000 से नीचे नहीं खर्च कर पाए तो इस दूसरे सेटलमेंट नियम के तहत उन्हें बस सिस्टम फंड्स को जितना हो सके उतना कम खर्च करना होगा और 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की व्यक्तिगत संपत्ति कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे सेटलमेंट नियम की बात करें तो राज ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। अगर वे तीसरे सेटलमेंट के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये ही कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दूसरा स्थान बनाए रखना और पहले स्थान के लिए कोशिश करना उनका इस बार का लक्ष्य था। और इस रहस्यमयी कार्य का रहस्यमयी इनाम पता नहीं क्या होगा। पिछली बार उन्हें 10 क्लासिक गाने इनाम में मिले थे जो उनके लिए बहुत बेकार थे। उम्मीद है इस बार उन्हें कुछ बेहतर इनाम मिलेगा और सेटलमेंट के बाद वे 2 अतिरिक्त इंडस्ट्री में कंपनियां शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सावधानी से चुनना होगा। चंद्रयान स्टूडियोज की तरह जल्दबाजी नहीं करनी होगी। उन्हें ऐसी 2 इंडस्ट्री चुननी होंगी जो घाटे में चलें, वरना 2 मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री शुरू करना उनके लिए मुसीबत होगा। अगली समस्या चांदनी टेक्सटाइल मिल्स की है। छुट्टी के बाद वे ब्रांडेड कपड़ों में बदलाव शुरू कर सकते हैं। उन्हें पता चल चुका है कि ब्रांडेड कपड़ों के लिए अपने कपड़ा डिजाइनर चाहिए, लेकिन बिना अनुभव वाले इंटर्न्स को भर्ती करना जरूरी है। कभी भी अनुभवी डिजाइनरों को भर्ती नहीं करना चाहिए, वरना अगर उन्होंने कोई लोकप्रिय कपड़ा डिजाइन कर लिया तो मुश्किल होगी। इंटर्न्स की बात करें तो भले ही वे कितने भी शानदार हों, उनके पास काम का अनुभव नहीं होता। कम से कम अल्पावधि में कोई हादसा नहीं होगा। बेशक उदय वर्मा जैसे लोगों को छोड़कर वर्कशॉप किराए पर ले लिया गया है, लेकिन इसे रिनोवेट करना होगा। विवान जोशी बहुत अच्छा है। पिछले 2 रिनोवेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। सब कुछ उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हुआ और घटिया माल को अच्छा बताकर बेचने की कोई घटना नहीं हुई। ऐसे में इस रिनोवेशन के लिए भी उसे ही चुन लेते हैं। इससे परेशानी कम होगी। एक और समस्या है कि वर्कशॉप बनने के बाद निश्चित रूप से नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी। हालांकि 2000 वर्ग मीटर की वर्कशॉप के लिए कितने कर्मचारी और मशीनें चाहिए और उन्हें कैसे बांटना है, यह अनिल शिंदे और लोकेश राणा को तय करने दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन छुट्टी से पहले अभी आधा दिन बाकी है। अगर इसे लागू करना है तो छुट्टी से वापस आने तक इंतजार करना होगा। बेशक एक और ज़रूरी चीज़ समझनी है, वह है कि सेटलमेंट से 1 घंटे पहले चंद्रयान की आय अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। सिर्फ 1 घंटे में आय 5 लाख रुपये से ज़्यादा हो गई। ये निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। ये सोचकर उन्होंने फरहान को फ़ोन किया। चंद्रयान स्टूडियोज। फरहान 1 लाख रुपये के ट्रांसफ़र रिकॉर्ड को देखकर हैरान था। ट्रांसफ़र रिकॉर्ड का समय 11:30 था। हालांकि वह सुबह नए गेम में व्यस्त था और उसने अपने फ़ोन के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे दोपहर 12 बजे लंच ब्रेक के दौरान ही पता चला। उसे पता था कि रात सुबह 9 बजे के आसपास प्रोजेक्ट बोनस देने वाले थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रोजेक्ट बोनस इतनी जल्दी 11 बजे के आसपास उसके खाते में आ जाएगा। ये बहुत तेज था। जो बात उसे और हैरान कर रही थी वह ये थी कि प्रोजेक्ट बोनस 1 लाख रुपये का था। ये बहुत ज़्यादा था। उसकी मासिक सैलरी अभी सिर्फ 18,000 रुपये थी। शुरुआत में ये 15,000 थी और फिर कई बार सैलरी बढ़ी थी, लेकिन अब एक प्रोजेक्ट बोनस 1 लाख रुपये का मिला था जो उसकी 6 महीने की सैलरी के बराबर था। और उसने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा था इस बोनस का टैक्स कंपनी महीने के अंत में एक साथ डिक्लेयर करेगी और कंपनी ही देगी। तो यह 1 लाख रुपये वाकई उसके हाथ में थे। फरहान का इस वक्त का मूड शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। तभी अचानक फ़ोन बजा। फरहान ने देखा कि राज का फ़ोन था और उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। फ़ोन से सिर्फ राज की आवाज़ आई। मेरे चंद्रयान के बैकग्राउंड डेटा में आय अचानक इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ी, तुम्हें वजह पता है? चंद्रयान की आय फिर से बढ़ गई। फरहान का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने सुबह ही चंद्रयान के बैकग्राउंड डेटा को देखा था और फिर उसने ध्यान नहीं दिया था। श्रीमान राज, मुझे नहीं पता कि वजह क्या है। मैं बाद में ब्रिजेश पिल्लई से पूछूंगा। वह चंद्रयान के मामलों पर नज़र रख रहा है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। फरहान ने देखा कि फ़ोन कट गया तो उसने फ़ोन रखा और ब्रिजेश पिल्लई से स्थिति पूछने की तैयारी की। कर्मचारी स्टूडियो में पहुंचकर दोपहर का लंच ब्रेक चल रहा था और कुछ कर्मचारी अपने वर्क स्टेशन पर खाना खा रहे थे। इस वक्त ब्रिजेश पिल्लई कई टीम लीडर्स के साथ अचानक आय ट्रांसफ़र की बात कर रहा था और विक्रम यादव भी वहां था। भाई विक्रम, श्रीमान राज को फ़ोन करके पूछो ना कि यह अचानक ट्रांसफ़र क्या माजरा है। हाँ, अचानक ट्रांसफ़र कैसे आ गया? अभी तो खर्च का समय नहीं है और मेरी सैलरी इतनी नहीं है। इस मैसेज में लिखा है कि यह बोनस है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर यह बोनस कहाँ से?
फरहान ने लोगों की बातचीत सुनी और उसे याद आया कि जब उसे पता चला था कि राज प्रोजेक्ट बोनस देने वाले हैं, उसे नहीं लगा था कि राज इतनी जल्दी बोनस दे देंगे, इसलिए उसने प्रोजेक्ट बोनस की बात को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया था। भाई फरहान, तुम आ गए, तुम्हें भी ट्रांसफ़र मिला होगा, यह क्या माजरा है? ब्रिजेश ने दरवाजे पर फरहान को देखा और पूछा। ये कहानी जारी रहेगी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।